क्या रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है हाँ सबके सर, यस सर। ओके ठीक है सर। ठीक है सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। गुड अच्छा, इवनिंग सर। गुड इवनिंग साक्षी। तो सर पॉइंट क्या चल रहा है, ये हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको पहले ही बोले कि प्रीवियस एक क्लास चलता है बेसिक्स का, जिन लोगों का एकदम स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स चल रहा है उनके लिए बेसिक्स है, ये एडवांस लेवल में चल रहा है, कोई बात नहीं। अब थ्योरी ऑफ मार्केट में चर्चा चल रहा है सर। सर थ्योरी ऑफ मार्केट है क्या? सर थ्योरी ऑफ मार्केट मतलब इकोनॉमिक्स ना मार्केट को कुछ अलग ही लेवल में डिस्कस करके रखा है। मतलब हमारे सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ वे में हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ वे मतलब सर कुछ बिजनेस होता है जैसे कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस, कुछ बिजनेस होता है मोनोपोली बिजनेस। सर नाम कुछ सुना सुना कुछ अनसुना लग रहा होगा, दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मतलब जहां पर कंपटीशन बहुत है, ठीक है। जैसे कि हम लोग करेंटली जो डिस्कशन कर रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस मतलब जहां पर बहुत सारा लोग प्रोडक्ट सेल करने के लिए बैठा होता है और बहुत सारा लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए खड़े होते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी बिजनेस होता है क्या? अरे सर आपके आंखों के सामने थोड़ा सा नजर डालो, ठीक है। आपके आंखों के सामने अपने घर के बगल में नजर डालो, बहुत सारा नजर आएगा, ठीक है। जहां पर बहुत सारा लोग बेचने के लिए आ जाते हैं और बहुत सारा लोग खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे कि वेजिटेबल मार्केट देख लो, फिश मार्केट देख लो, फ्रूट्स मार्केट देख लो, ग्रोसरी शॉप देख लो, है ना सर। तो जहां पर कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग खरीदने वाले होते हैं और बहुत सारे लोग बेचने वाले होते हैं, ऐसे मार्केट को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। और ऐसे मार्केट में इजीली एंट्री लिया जा सकता है। मतलब अगर आपको मन हुआ तो आप भी दुकान लगा सकते हो, कल मेरे को मन हुआ कि मैं भी पढ़ाना छोड़ के मैं भी दुकान लगा सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है सर? बिजनेस तो बिजनेस है, मेहनत का कोई भी काम खराब थोड़ी होता है। हाँ सर, कोई भी काम मेहनत से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही रहेगा, ब्लड प्रेशर शुगर सब सही रहेगा, बस बिना मेहनत का काम में ही प्रॉब्लम है सर। समझ में आ रहा होगा। अब पॉइंट क्या है सर? पॉइंट है कि अलग अलग मार्केट का अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग मार्केट का अलग अलग कैरेक्टर है। और उसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट में प्रॉफिट करना, मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट करना, मार्केट में सुपर प्रॉफिट करना, इक्विलिब्रियम में रहना, मतलब बिजनेस को हमेशा क्या कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू में चलाना चाहिए? प्रॉफिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू में चलाना चाहिए? थोड़ा हाँ ना से जवाब दे सकते हो सर आप लोग। हाँ चिराग, यस यस सर। है ना। बिजनेस को हमेशा प्रॉफिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से चलाना चाहिए ना, कि मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट करवाऊंगा। ये सर नो, यस कम से कम कुछ ना हो तो लॉस तो नहीं जाने देंगे, है ना सर। कुछ ना हो तो बिजनेस लॉस में नहीं जाने देंगे। लेकिन सर एक सवाल है, क्या मार्केट में बिजनेस लॉस में नहीं जाते? कोशिश तो करते हैं सभी कोई हाँ कि प्रॉफिट में रहे, लेकिन बिजनेस लॉस भी होता है। इवन कई बार ऐसे होते हैं लॉस खाते खाते, चोट खाते खाते ऐसा हालत होता है कि बिजनेस को बंद करना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? अब आपके घर के बगल में देखो, कितना दुकानदारों ने दुकान ओपन किया था, कुछ सालों तक ट्राई किया था, फिर उनको अपना शॉप बंद करना पड़ा। अच्छा बात नहीं है, ऑब्वियसली इट्स नॉट साउंड पॉजिटिव, बट फिर भी क्यों एक बिजनेस को दुकान बंद करना पड़ता है, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो या छोटा। इवन बहुत सारा बड़ा बड़ा बिजनेस है, जैसे बिग बाजार को सेल करना पड़ा रिलायंस के पास, होगा आप लोगों के पास कुछ खबर। जैसे कि जेट एयरवेज जो हवाई जहाज चलता है ना सर, वो अभी अपना ऑपरेशन बंद करके रखा है। रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी, ध्रुव भाई अंबानी का जो छोटा बेटा, मुकेश अंबानी का छोटा बेटा, वो अपना रिलायंस कम्युनिकेशन को बैंकरप्टेड कर चुका है। तो बात सिर्फ छोटा बिजनेस ही नहीं, बड़ा बिजनेस भी बंद हो जाता है। लेकिन सर हम लोग बंद होने के पर्सपेक्टिव में बात नहीं करेंगे, ये इकोनॉमिक्स है। हम लोग यहाँ पर थ्योरी ऑफ मार्केट में अलग अलग बिजनेस का ये जो कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर को रीड करेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें बिजनेस को डेवलप करने के लिए सिखाते हैं। जैसे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर ही रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट साइंस ऑफ वेल्थ एंड साइंस ऑफ मेटेरियल वेलबींग, है ना सर। साइंस ऑफ वेल्थ एंड साइंस ऑफ मेटेरियल वेलबींग। साइंस ऑफ वेल्थ मतलब जैसे कि एडम स्मिथ सर ने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि संपत्ति क्रिएट करने का मतलब वेल्थ क्रिएट करने का साइंस है। और साथ में हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं कि वेल्थ सिर्फ क्रिएट नहीं करना है, वो वेल्थ इंसान का काम पे आना चाहिए। हाँ सर, आप पैसा किस लिए कमाओगे? सभी के अच्छे के लिए कमाओगे या फिर बस कमा रहे हैं और उल्टा सीधा खर्चा कर रहे हैं? ऑब्वियसली सबका वेलफेयर होना चाहिए, आपका घर में सभी कोई अच्छा रहे, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पर लोग अच्छा रहे। पैसा इसीलिए कमाना चाहिए ना जो मतलब जरूरत में काम आए। बिना जरूरत का पैसा बर्बाद करके क्या मतलब है? ऐसे ही लोग पैसा पैसा करके मर जाते हैं, है ना सर। ऐसे एक गाना भी है, तू पैसा पैसा करती है,
और पैसे पे ही तू मरती है। अब बात समझ रहे हैं ना आप लोग? पैसा कमाना है, बिजनेस भी करना है, लेकिन जिसको ह्यूमन के वेलफेयर में लगाना है। तो हम लोग करेंटली वही बात कर रहे हैं सर, थ्योरी ऑफ मार्केट। इट्स अ वेरी वेरी वाइटल एरिया इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जिसके अंदर ये थ्योरी ऑफ मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अलग अलग मार्केट कॉन्सेप्ट के बारे में इकोनॉमिक्स कहा गया। तो हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का कुछ वाइटल एरिया में चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग सुनो सर, जो लोग क्लासेस पहले वाला क्लासेस नहीं कर पाए उनको भी बोल रहा हूँ, और जो लोग कंटिन्यूएशन में हो वो भी अपना मन लगा के आराम से सुनो, आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा सर। ओके सर। सर समझ में आ रहा है ना सर मैं क्या बोल रहा हूँ? कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों को? बोलो सर। Yes, sir. ओके सर, बस कनेक्शन बनने से ही बात हो जाएगा सर। वो बोलता है ना सर, वो जैसे नेट इंटरनेट का कनेक्शन जुड़ने से ही बात बन जाए, वैसा ही इंटरनेट का कनेक्शन जैसे जोड़ने ही बात बन जाता है, वैसा ही पढ़ाई का कनेक्शन बन जाए, बस आधा से ज़्यादा काम वहीं पर ख़त्म। कनेक्शन जुड़ जाए सर, फिर बाकी अपने आप होता जाएगा। लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा, मतलब पढ़ाई के साथ प्यार मोहब्बत नहीं आएगा, तब पढ़ाई अधूरा। ओके, अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये सब मार्केट के बारे में, ऐसे मार्केट बहुत तरह का होता है, लेकिन मैं आपको जिस मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज़, ये देखो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में इकोनॉमिक्स बहुत सारा मार्केट के बारे में बोल के रखा है। ठीक है, देयर आर ढेर सारा मार्केट है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये क्या हो गया पेन को आज? लुक हियर सर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। हम लोगों का करेंट डिस्कशन चल रहा है सर ये परफेक्ट कंपटीशन पे। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन पे डिस्कशन चल रहा है, तो मैं उसी पे कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, चलो परफेक्ट कंपटीशन में मैं एक बार फिर से आप लोगों को लेके चलता हूँ। कुछ पॉइंट मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। मतलब जहाँ पर मैंने हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करके रखा था, उसी को मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है, याद है किसी को? वो हम लोग फूल मार्केट गए थे। हाँ सर, फूल मार्केट, सब्जी मार्केट, याद है किसी को? हाँ Yes, सर। sir. हाँ यस सर, सर। मजा आ गया। चलो सर, फूल मार्केट सब्जी मार्केट देखते हैं। सर क्यों मार्केट देखने का क्या मतलब है? मार्केट देखने का ऐसा कोई मतलब नहीं है, मतलब बस कनेक्शन है। ये देखो सर, वही सब इमेज फिर से वापस आ गया। हाँ सर, बहुत सारा बायर, बहुत सारा सेलर, ये सब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का क्या है? ये सब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का एग्जांपल्स है कि ये तो मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पर बेचने वाले भी बहुत सारे हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं। तो हमें बस ऐसा मार्केट का कैरेक्टर समझना है, जो भी प्रोडक्ट, नॉट जस्ट वेजिटेबल्स, नॉट जस्ट वेजिटेबल्स, मैंने आपको बोला ना, वेजिटेबल्स हो सकता है, फिश हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, मतलब मैं अनगिनत इस तरह का मार्केट आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं करेंटली आप लोगों को इस तरह का मार्केट चलता कैसे है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट भी देख लेते हैं। हाँ सर, फ्रूट्स मार्केट, वेजिटेबल्स मार्केट, ये देखो सर, कितना सारा मार्केट में बेचने के लिए लोग फ्रूट्स लेके आ गए सर। ये देखो फ्रूट्स का मार्केट, खरीदने वाले भी बहुत सारे, बेचने वाले भी बहुत सारे। अब ऐसे केसेस में, इस तरह का केसेस में मार्केट बिजनेस को चलाएगा तो कैसे चलाएगा? ठीक है, तो मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको मैं बस एक बार वापस रिकॉल कराता हूँ कि इसका मेन कैरेक्टर क्या है, इसका मेन कैरेक्टर क्या है। जैसे इसका सबसे मेन कैरेक्टर में आप देख सकते हो क्या बोल रहा है सर, ए परफेक्ट ए मार्केट इज सेड टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, जिन लोगों का हो नहीं हुआ उनका भी रिकॉल हो जाएगा, और जिन लोगों ने कर चुका है उन्हें भी एक बार फिर से याद आ जाएगा। A market is said to be perfectly competitive when demand and supply forces operate freely. जब डिमांड सप्लाई फ्रीली ऑपरेट करेगा, जैसे एक सिंपल बात करते हैं, मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है ना ऐसे मार्केट में। आप जब सब्जी मार्केट में जाते हो तो क्या आप तय करते हो कि क्या दाम में आपको प्रोडक्ट खरीदना है? बताइएगा सर। जब आप लोग सब्जी मार्केट में विजिट करते हो तो क्या आप तय करते हो कि क्या दाम में आप प्रोडक्ट खरीदोगे? नो सर। बोलो ना सर। No, sir. आप डिसाइड नहीं करते ना? क्या सब्जी वाला डिसाइड करता है कि वो क्या दाम में बेचेगा? मार्केट डिसाइड करता है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, यस सर, मार्केट डिसाइड करता है, वेरी गुड सर। मतलब मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जो इतना सारे सब्जी वाले यहाँ पर सब्जी बेच रहा है, क्या ये अपने मन मर्जी में दाम लगा सकता है कि भाई पत्ता गोभी मैं आज तो 500 का बेचूंगा, 5 मतलब 500 रुपीज के जी, टमाटर तो मैं 1000 का बेचूंगा और आज ही मैं करोड़पति बनूंगा?
मैं आज ही करोड़पति बन जाऊंगा। मैंगो मार्केट में, ये मौसम्बी मार्केट में भी है, मैं लोग कितना भी कम दाम में बेचे, मैं तो एक एक मौसम्बी 500 का बेचूंगा। क्या वो अपने मन मर्जी दाम में बेच सकता है? या फिर उसको भी देखना पड़ता है कि मार्केट में बाकी सब्जी वाले क्या दाम नहीं लगा सर। रहा है, उसके एवरेज में ही उसको दाम लगाना पड़ता है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट सर? कि सब्जी वाले भी, मतलब जो मार्केट में सेलर है ऐसे मार्केट में, वो भी अपने मन मर्जी में मार्केट में सेल नहीं कर सकता। प्रोडक्ट का दाम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकता। तो ना तो खरीदने वाले और ना ही बेचने वाले, किसी के हाथ में ये सब मार्केट नहीं रहता। तो फिर किसके हाथ में रहते हैं? ऊपर वाले के हाथ में। आप नाम दे सकते हो ऊपर वाले के हाथ में, बट अल्टीमेटली ये मार्केट तो सर फ्रीली ऑपरेट होता है। इसीलिए बोला सर, मार्केट इज सेड टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव व्हेन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑपरेट फ्रीली, ओके, टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। मतलब क्या दाम में मार्केट में प्रोडक्ट सेल होगा, ये पूरा का पूरा सेल का कॉन्सेप्ट सर फ्रीली डिटरमाइन होता है। एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड नो मार्केट कंसेंट्रेशन। मतलब इस पर्टिकुलर मार्केट में किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होता, किसी भी तरह का कंसेंट्रेशन नहीं चलता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक ही चीज पे मतलब प्रोडक्ट सेल होता जाए, या कि वो एक ही लोग प्रोडक्ट खरीदते जाए, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है? या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री भी नहीं है। मतलब अगर आपको लगे तो आप भी ठेला लगा सकते हो। ठीक है? अगर आपको लगे तो आप भी, जैसे कि कल ही मैं देख रहा था, आईआईटी क्रैक किया है 2 स्टूडेंट। ठीक है? आईआईटी क्रैक करके फुचका का स्टॉल लगाया है सर, जॉब छोड़ दिया। पता है आप लोगों को? आईआईटी क्रैक करके जॉब छोड़ दिया, फुचका का दुकान लगाया है। 2 फ्रेंड है। ठीक है? कहाँ का याद नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रोबब्ली हैदराबाद का कुछ स्टोरी देख रहा था मैं। ठीक है? और अभी ये लोग 1 साल में ऑलमोस्ट 1 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया सर। ऑलमोस्ट 1 करोड़ का, मतलब जॉब मिला था उन लोगों को, ऑलमोस्ट 20 लाख का पैकेज था उन लोगों का। ठीक है? 20 या 25 लाख का पैकेज था, तो वो लोग जॉब छोड़ा, अभी 1 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर रहा है फुचका बेच के। प्रॉब्लम क्या है? हाँ सर, ऐसे कहते हैं कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। जो भी हो, आजकल तो सर दिमाग का खेल है ना। अगर आप कॉर्पोरेट लेवल में फुचका स्टॉल चला सकते हो तो प्रॉब्लम क्या है? आपका फुचका शॉप एक, मतलब अरे से मोमो मोमो ठेला में बेचने वाला एक प्रोडक्ट है। हाँ सर, कौन सोचा था कि मोमो इतना फेमस हो जाएगा? कौन किया मोमो को फेमस? नाम बताओ ना सर। मोमो को कौन फेमस किया? अरे बोलो सर। मोमो को कौन फेमस किया? मतलब कौन सा कंपनी का नाम बोल रहा हूँ मैं? ब्रांड का नाम बताओ, कोई तो बोलो। वाओ मोमो। सर वेरी वाह गुड सर। वाह मोमो, ऑब्वियसली। कोई सोचा था कि मोमो एक ब्रांड बन सकता है? सबको पता था कि मोमो मिलता है मार्केट में, इवनिंग टाइम पे स्नैक्स की तरह बिकता है, बट वाओ मोमो तो इसको ब्रांड बना दिया सर। जस्ट लाइक केएफसी पिज्जा जैसे बनाया। तो सोच में डिपेंड करता है सर। आप बेच सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को भी ब्रांड बनाया जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर बिजनेस एंड इकोनॉमिक स्किल। प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम किसी भी चीज में नहीं है, बस सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बात नहीं सर। तो परफेक्ट कंपटीशन का कुछ कैरेक्टर जो मैंने पहले भी पढ़ा के रखा, मैं बस वही आपको याद दिलाया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होगा। होमोजेनस प्रोडक्ट होगा। फ्री होमोजेनस मतलब सिमिलर टाइप ऑफ, सब्जी मार्केट में सब्जी बिकेगा। ठीक है? मतलब सब्जी मार्केट में अचानक से मोबाइल नहीं सेल हो सकता ना। हाँ सर, सब्जी मार्केट में मोबाइल सेल करोगे क्या? नहीं सर। नहीं ना, एग्जैक्टली होमोजेनस। सर उल्टा क्या होता है? हेट्रोजेनस होता है। मतलब जहां पर वैराइटीज प्रोडक्ट बिकता है, दैट इज हेट्रोजेनस। सब्जी मार्केट में अलग अलग सब्जी अलग होता है सर। सब्जी में वैरायटी हो सकता है, बट अगर इन सिंपल आप इस सभी को क्या बोलोगे? सभी को इन जनरल क्या बोलोगे? सब्जी ना बोलोगे सर। हाँ, कोई बोलेगा सर नहीं, ये तो पत्ता गोभी है, ये तो गाजर है, हाँ ये तो परवल है, हाँ ये तो बरबट्टी है, ये तो फली है, ये तो झींगा है। आप अलग अलग नाम लगा सकते हो, बट इन सिंपल सब्जी है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर? होमोजेनस। ओके, होमोजेनस प्रोडक्ट होगा। फ्री एंट्री एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज। जो भी मार्केट में जाने वाले व्यक्ति होते हैं और जो भी मार्केट में बेचने वाले लोग होते हैं, दोनों को पता होता है कि क्या चल रहा है। सबको पता है। जैसे मोबाइल मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम है, जो खरीदने वाले होते हैं ना, उसको उतना नॉलेज नहीं होता। दुकानदार को जाके क्या बोलते हैं? अगर आप मोबाइल शॉप में जाते हो या फिर अगर आप गाड़ी के दुकान में, मतलब गाड़ी के शॉप में जाते हो, क्या पूछते हो जाके? मोबाइल हो, कार हो, आपको पता होता है कि आप उन्हीं को बोलते हो कि सर जो बेस्ट होगा वही बता दीजिए। हाँ सर, अगर आप हाँ मोबाइल शॉप सर। में जाओगे, कार के शॉप में जाओगे, तो क्या आपको सब पता होता है कार और मोबाइल के बारे में? नहीं सर। नहीं मतलब सर। परफेक्ट
इसका मतलब परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है दोनों साइड से, है ना? सर मोबाइल हाँ के बारे सर। में पता होता है, नहीं किसी सर, को कार के कभी बारे में। हाँ किसी किसी को पता है, आपको पता है, आप अपने माँ को भेजो मोबाइल खरीदने, कितना पता है मैं देखता हूँ। हाँ सर। से फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं अपने माँ को भेजू, हाँ वो भी समझ नहीं पाएगा सर, वो दुकानदार को जाके एक सिंपल बोलेगा कि जो आपको ठीक लगता है, मेरा ये जरूरत है, आप दे दो। परफेक्ट नॉलेज नहीं है सर, बहुत सारे लोग हैं, हम जस्ट अगर वो 18 से 25 या 30 साल के लोगों को बस पूछोगे तो फिर जो थोड़ा बहुत यूथ है, कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी के साथ, दे ओनली नो, बट स्टिल ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट मोबाइल ऑल्सो। ये अब हम लोग जानते नहीं है, ऐसे लगता है हमको सभी को पता होगा, नहीं सर, सबको पता नहीं है, सबको पता नहीं है। तो परफेक्ट नॉलेज परफेक्ट कंपटीशन में रहता है, बट बाकी मार्केट में नहीं रहता। मतलब ये मोबाइल हो गया, कार का बिजनेस हो गया, ये सब ओलिगोपोली टाइप ऑफ बिजनेस का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बाद में मैं बात करूंगा ये सब ओलिगोपोली टाइप ऑफ मार्केट के बारे में। करेंटली मैं आपको पूरा फोकस परफेक्ट कंपटीशन में ही रख रहा हूँ। अच्छा, तो परफेक्ट मोबिलिटी ये सब मार्केट में चलता रहता है सर, बंद नहीं हो सकता। परफेक्ट मोबिलिटी, अरे सब्जी कौन नहीं खरीदेगा और कौन नहीं बेचेगा, ये चलता रहेगा सर, कॉमन कॉन्सेप्ट है। सब्जी कौन नहीं खरीदेगा और कौन नहीं बेचेगा, आप बताओ। तो ये सब मैंने पहले बता के रखा सर, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। जिन्हें लग रहा है कि सर आप फास्ट फास्ट क्यों बता रहे हो, सर फास्ट इसलिए क्योंकि मेरा प्रीवियस 2 क्लासेस में मैंने ये सब चीजें बोल के रखा। यूनिफॉर्म प्राइस, नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फार्म इज प्राइस टेकर। इसी पॉइंट में लास्ट क्लास में भयंकर चर्चा हुआ। हाँ सर, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। डोंट वरी सर, क्लास अवेलेबल है, जिनका मिस है वो कर सकता है। सर ये थोड़ा समझा दो। सर थोड़ा क्यों, मैं आपको 2 मिनट समझाता हूँ। आज मैं इसी पॉइंट में चर्चा करने वाला हूँ। आज मेरा मेन डिस्कशन पॉइंट क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ परफेक्ट कंपटीशन में ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है सर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। ठीक है, कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कराना होगा आज आप लोगों को। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म। मतलब फार्म को समानता कब मिलता है, इक्विलिब्रियम तो आप लोग समझते होंगे। दैट इज एक ऐसा सिचुएशंस जहां पर फार्म अपने आप को एक इक्विलिब्रियम महसूस करता है, समानता महसूस करता है। तो ये प्राइस एंड आउटपुट मतलब प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्शन का एरिया, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। तो उसमें प्राइस क्या होगा, आउटपुट डिटर्मिनेशन का किस तरह से करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फार्म इक्विलिब्रियम कब होता है। ठीक है, तो ये मेरा चर्चा रहेगा आज। इसके साथ बिजनेस शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आई विल डिस्कस सर, डोंट वरी। रुको सर, मैं अभी आता हूँ। लेकिन बिफोर दैट मैं थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को रिकॉल कर दे रहा हूँ आप लोगों को। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन मतलब जब बिजनेस क्या बोलूं सर, 1 साल 2 साल हार्डली, ठीक है, खूब जोर 5 साल, डिपेंड करता है। बहुत बड़ा इंडस्ट्री के केस में 5 साल को शॉर्ट रन बोला जा सकता है। छोटा मोटा बिजनेस के केस में 1 साल को शॉर्ट रन बोल सकते हैं। तो एक शॉर्ट टाइम में बिजनेस को इक्विलिब्रियम कब मिलता है, ठीक है। ऊपर से सिर्फ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, बिजनेस क्या करेगा, आप लोगों को मैंने अभी बोला कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट करना, है ना सर। तो प्रॉफिट भी अलग अलग तरीका का होता है, सुपर प्रॉफिट करता है, नॉर्मल प्रॉफिट करता है, लॉस भी खाता है। तो सवाल क्या है सर, सवाल ये है सर, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में जो बिजनेस करने के लिए आप बैठोगे, तो ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जब आप बिजनेस में सुपर प्रॉफिट कर लोगे। और वैसे सुपर प्रॉफिट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आपको बताना पड़ेगा। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट कब कर लोगे, लॉस कब खा जाओगे सर, ठीक है, और कब बिजनेस बंद करके जाना है। तो ये सब ग्राफिकली आपको बताना होगा। किसको, अरे सर जब आप किसी कंपनी में एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए काम करोगे ना, तो फिर बिजनेस आपको बोलेगा कि भाई बताओ बिजनेस को क्या करना चाहिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स का आइडिया नहीं है तो आप फार्म को कुछ सजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि बिजनेस को कब कहाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट करना। लेकिन अगर प्रॉफिट के सिचुएशंस में बिजनेस नहीं है तो बिजनेस को दिक्कत है। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके यू हैव टू शो टू योर बॉस, टू योर एम्प्लॉयर, टू योर कंपनी, टू योर ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है सर। सर ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म। लॉन्ग रन में फार्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट करता है, लॉन्ग रन में फार्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट करता है। सर ऐसा क्यों, सर वही तो पता करना है कि लॉन्ग रन में हमेशा फार्म लॉन्ग मतलब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों करता है। उसका भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ आपको समझना पड़ेगा, ग्राफ कार्व के थ्रू से, कि क्यों बिजनेस लॉन्ग रन में शॉर्ट मतलब कॉम्पिटिटिव बिजनेस में क्यों बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट करता है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, ये सिचुएशंस कब क्यों कहाँ पैदा होता है, वी हैव टू नो। बोलो सर, गहराई समझ में आ रहा है बिजनेस का, बोलो ना सर। डरने का या घबराने का बात नहीं है।
क्योंकि हम लोग बेसिक का चर्चा भी चल रहा है। जिन लोगों का इकोनॉमिक्स नहीं था, जैसे सोविक आपका इकोनॉमिक्स नहीं था, बट फिर भी आप चिंता मत करो सर, ठीक है, आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोविक बोल। अरे सोविक ही नहीं था। बाकी लोग बताओ सर। रौनक, समझ में आ रहा है रौनक आपको? नोमिता? यस सर। ओके सर, ठीक है। थोड़ा दिक्कत होगा सर, क्योंकि इसके पहले 2 क्लास थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सृजिता बोझे যাচ্ছে? सृजिता, साक्षी? ओके सर। हाँ सर, कोई यस कुछ पूछ सर। रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ सर, पूछ रहा था कि जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था सर। अरे सर, मैं समझाया कहाँ? मैं तो दिखा रहा था, समझाया थोड़ी है। ओके समझाया नहीं, मैं तो बस दिखा रहा था कि पढ़ना है। समझाया कहाँ है सर? रुको, तुम भी ना, मैं तो बस ये पूछा आपको कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, कि सर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मतलब हम लोग प्रीवियस क्लास में डिसाइड किए थे सर, ये वाला, कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में, मतलब सिंपल बात है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस, जैसे ये सब्जी वाला कौन है सर? ये फार्म है कि इंडस्ट्री है? बताओ सर। सर इंडस्ट्री। ओए, ये सब्जी वाला, ফার্ম স্যার, তো ফার্ম हाँ अयन क्या बोला? একটা সবজিওয়ালা তো ফার্ম। हाँ सर, वेरी गुड सर, एक सब्जी वाला फार्म है। और ये जो एंटायर वेजिटेबल इंडस्ट्री है, वो ये इंडस्ट्री। इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री है, मतलब सिंपल हम बोलेंगे कि इंडस्ट्री है। जैसे अपने कोलकाता में, अपने मार्केट। हाँ वेरी गुड सर, मार्केट, एग्जैक्टली, मार्केट इज इंडस्ट्री ना। मतलब जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री बोलते कि नहीं बोलते? यस सर। बॉलीवुड को इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं हम लोग फिर? हाँ सर, अरे ওখানে ऐसे সবাই बोला जाता है সিনেমা कि नहीं? ব্যবসা করে। হিন্দি মুভি। एग्जैक्टली, सिनेमा का बिजनेस होता है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया। और बॉलीवुड में जब एक एक बिजनेस होता है, उसका अलग अलग प्रोडक्शन फार्म है कि नहीं है? जैसे नदियाद वाला फार्म, हाँ, आर के फिल्म्स, आमिर खान प्रोडक्शन, शाहरुख खान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, है कि नहीं है सर? हाँ सर। तो वो सब क्या हो गया? फार्म हो गया। बट बॉलीवुड इज नॉट परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बॉलीवुड परफेक्ट कॉम्पिटिशन है क्या? क्या बॉलीवुड को परफेक्ट कॉम्पिटिशन नो बोल सर। सकते हैं? हाँ सर? नो सर। नो सर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बायर, बहुत सारा सेलर है। क्या बायर बहुत सारा है, सेलर बहुत सारा है? और क्या ये ऐसा बिजनेस में हर कोई आ सकता है क्या? नो सर। नहीं सर, हर कोई नहीं आ पाएगा। रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है। दम भी चाहिए, पैसा भी बहुत चाहिए, बहुत सारा जरूरत है। तो इसको परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोल सकते। लेकिन सब्जी बिजनेस को परफेक्ट कंपटीशन बोल सकते हैं, फ्रूट बिजनेस को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का प्रीवियस क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट था, दैट इज हम लोग क्या बोलते हैं सर परफेक्ट कंपटीशन को? इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फार्म इज प्राइस टेकर। मतलब ये देखो सर, एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज इक्विलिब्रियम भी समझाना है। जैसे मैं एक बार रिकॉल फिर से कर रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना सर, बहुत ही ध्यान से सुनना। आप कोई एक प्रोडक्ट ले लो, ठीक है? क्या प्रोडक्ट लोगे? हाँ सर? सर पार्ले जी। पार्ले जी, हाँ बेस्ट है। चलो सर, पार्ले जी, एकदम, ये भी लास्ट क्लास में बताया था। पार्ले जी बिस्किट्स आपको बेचना है, ठीक है? अब पार्ले जी बिस्किट्स ऑब्वियसली परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का ही पार्ट होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत बिस्किट कंपनी है ना सर? लोकल फार्म से लेके बड़े लेवल में आईटीसी, ब्रिटानिया छोड़ के बहुत बिजनेस है। तो पार्ले जी बिजनेस बिस्किट्स का पैकेट का प्राइस 3% आज भी है सर, है ना? बोलो सर, ये सर नो। पार्ले जी आज भी 3 रुपए में बिकता है। यस सर। यस सर। जानकार तो आप रखते हो, मेरे को तो कुछ पता नहीं। आप जैसे बोलोगे मैं वैसे समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या कहता है सर, कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब आपका परफेक्ट कंपटीशन में। से फॉर एग्जांपल, ये मार्केट का एक सिस्टम है, आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट में समझो, ठीक है? आपको ज्यादा इकोनॉमिक्स समझने का जरूरत नहीं है, आप एक आम आदमी की तरह समझो। जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड ज्यादा होता है, ये सर नो? यस। यस सर। तो प्राइस जब 1 टका, तो मार्केट डिमांड कर रहा है 50 यूनिट्स, मतलब आपको 50 पैकेट पार्ले जी चाहिए, ठीक है? लेकिन जो दुकानदार है ना सर, वो खुश नहीं है।
उसका मानना है कि 1% में मेरा लॉस हो जाएगा, 1% में मेरा लॉस हो जाएगा, चाहे मार्केट कितना भी डिमांड कर ले। मतलब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर डिमांड करता है, मतलब कस्टमर डिमांड करता है और सेलर सप्लाई करता है। तो सेलर बोल रहा है कि मैं 1% में 10 यूनिट सप्लाई कर सकता हूं, लेकिन डिमांड कर रहे हैं 50। तो मार्केट में डिमांड एक्सेसिव है ना सर, कंपेयर टू सप्लाई। मार्केट डिमांड कर रहे हैं 50 पैकेट्स, सप्लाई करने वाले बोलते हैं मैं 10 पैकेट ही सप्लाई करूंगा क्योंकि मेरा प्रॉफिट नहीं है, तो मैं क्यों करूं। फिर प्राइस को 2% बढ़ाया गया, ऑटोमेटिकली डिमांड फॉल होकर 40 हो गया, सप्लाई बढ़ गया क्योंकि अब दुकानदार थोड़ा सा खुश हो गया, नहीं मैं थोड़ा ज्यादा दाम में बेचूंगा, ठीक है, तो वो 20 पैकेट्स बेचने के लिए रेडी है। जब प्राइस को 4% किया गया तो डिमांड फॉल होकर 20 पैकेट हो गया, बोला कि नहीं इतना दाम में ज्यादा नहीं लूंगा। जहां 40 पैकेट का डिमांड हो रहा था वहां 20 पैकेट का डिमांड हो गया, लेकिन तब सप्लायर खुश हो गया, बोला नहीं मैं तो 40 पैकेट सेल करने के लिए रेडी हूं क्योंकि मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं बेचूंगा। मार्केट प्राइस को बढ़ा के 5% कर दिया, डिमांड करने वाले 10 यूनिट डिमांड कर रहे हैं, बट सेल करने वाले 50 यूनिट, बिकॉज जो सेलर होता है ना वो हमेशा ज्यादा दाम में बेचना पसंद करता है। यस और नो सर? जो Yes, sir. बेचने वाले होते हैं वो हमेशा ज्यादा दाम में बेचने का सोचता है। आप कहीं भी दुकानदार को सोचो कि वो कम दाम में बेचना चाहेगा कभी भी अपना प्रोडक्ट, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? नहीं कम चाहेगा। दाम में तो कभी नहीं चाहेगा, कम दाम में कभी नहीं चाहेगा। लेकिन वो अलग बात कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का जो फोर्स है, जो फ्री फोर्स है मार्केट का, वो उसको ये करने नहीं देगा। तो फ्री फोर्स क्या बता रहे हैं? फ्री फोर्स दोनों को एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचाता है। कॉमन पॉइंट क्या है कि 3% प्राइस जब हुआ तो देखा जा रहा है डिमांड करने वाले 30 यूनिट्स मांग रहा है और सप्लाई करने वाले भी 30 यूनिट्स बेचने के लिए रेडी है। तो ऑटोमेटिकली मार्केट का प्राइस क्या हो गया? प्राइस इक्वल्स टू 3, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। प्राइस इक्वल्स टू 3 मतलब पार्ले जी अपना प्राइस 3% भी रख लिया, प्राइस इक्वल्स टू 3 हो गया, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो गया। तो क्या हो गया सर? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में चाहे आलू ले लो, चाहे बैगन ले लो, चाहे कोई भी सब्जी ले लो या पार्ले जी बिस्किट्स ले लो, दाम डिटरमाइन हो गया सर। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। परफेक्ट Yes. कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही फ्री फोर्स में मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होता है, मन मर्जी नहीं होता। मतलब आप आपका मन का एक मन नहीं है, वहां पर हजारों मन है, हजारों मन खरीदना चाहता है और हजारों मन बेचना चाहता है। मन समझते हो ना? अरे माइंड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। हजारों माइंड बोल रहे कि मैं इस दाम में बेचूंगा और हजारों माइंड बोल रहा है मैं इस दाम में खरीदूंगा, बट ना वो हजार मन माइंड को कोई नहीं सुनता, सुनता है तो मार्केट का कॉमन पॉइंट लेता है, एवरेज आउट करता है, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट लेना। अब लोग बचपन से मैथ्स में कॉमन लेते थे ना? यस सर। Yes, sir. लो, रियल लाइफ कॉमन हो गया। बचपन में कॉमन लेते थे, अब कॉमन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ सर? इंडस्ट्री प्राइस मेकर हो गया, इंडस्ट्री प्राइस मेकर हो गया। मतलब ये वेजिटेबल इंडस्ट्री या सब्जी इंडस्ट्री जो भी आप लो, दाम बना लिया प्रोडक्ट का। और जो फार्म है, फार्म मतलब कोई भी सब्जी वाले, प्राइस टेकर। कोई भी सब्जी वाले, कोई भी फ्रूट्स वाले जो भी यहाँ पर बेचने के लिए है। जैसे ये वाला, ये हमारा भाई साहब, मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर दिख रहा है, देखो कितना एकदम मजे से सेल कर रहा है। भैया लेके जाओ, क्या बेच रहे हैं सर? ये लग रहा है सर कूल बेच रहा है। कूल जानते हो सर आप लोग? वो बेरी बोलता है ना, बेर बेर बोलता है, हाँ कूल बेच सर। रहा लग रहा। हाँ सर, मजा आ गया देख के। हाँ हाँ हाँ, खाओगे सर? वर्चुअल खा लो। ठीक है। तो फिर इनको क्या करना है सर? सपोज मानो कि इनको पार्ले जी बेचना है या फिर जो भी प्रोडक्ट बेचना है, इनको अगर प्रोडक्ट प्राइस 3 डिसाइड हुआ है तो इन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा सर? अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस 3% डिटरमाइन हुआ है, इनको मानना पड़ेगा सर। अगर ये नहीं माना तो क्या होगा? सेल হবে না স্যার। कस्टमर क्या करेगा? চলে যাবে। कस्टमर ये अंकल के पास आ जाएगा, कस्टमर ये अंकल के पास आ जाएगा, बोलेगा भैया अंकल सस्ता में दे रहा है तो अंकल के पास से लेंगे, आपके पास से हाँ नहीं लेंगे, सर। है ना? अरे यही होता है कि नहीं होता? यस सर। यही होता है। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आया ना ये वाला बात, कि क्यों परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म प्राइस मेकर है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है एंड फर्म प्राइस टेकर है। हाँ सर, बताइएगा सर। आप लोगों का हाँ ना मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, सभी यस को पूछ रहा सर। हूँ।
जो लोग प्रीवियस क्लास में नहीं थे उन्हें भी समझ आ रहा होगा। हाँ सर, ओके सर, ठीक है। अगर उन्हें भी थोड़ा दिक्कत होगा तो वो बाद में प्रीवियस लेक्चर्स थोड़ा देखेगा तो क्लियर हो जाएगा। और सर फार्म प्राइस टेकर है, फार्म जो है वो प्राइस टेकर है। अब ये तो लेना ही पड़ेगा। देखो सर, प्राइस टेकर का कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल हम लोगों ने समझा था, ठीक है। अब इसको जब ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया था तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप थोड़ा सा देखो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप थोड़ा सा देखो, तभी आप इक्विलिब्रियम भी समझ जाओगे। इक्विलिब्रियम चुटकी में समझोगे आप लोग, लेकिन इक्विलिब्रियम समझने के लिए आपको ये प्राइस टेकर और प्राइस मेकर का कॉन्सेप्ट एक बार समझना तो पड़ेगा सर, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी समझ में आएगा आपको। आज मेरा पेन क्या दिक्कत कर रहा है ये पता नहीं, ये वाला एक दूसरा लैपटॉप में जब भी बैठता हूँ ये प्रॉब्लम मेरा ठीक ही नहीं हो पाता है। एक सेकेंड सर। तो अगर आप देखते हो सर, ये ग्राफ देखो और ये ऊपर वाला स्टैटिस्टिक्स देखो, ठीक है। यहाँ पर कुछ टेक प्राइस टेकर के बारे में कुछ कहा गया है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैं थोड़ा डिटेल्स में बोला था और धीरे धीरे बोला था। अच्छा, प्राइस तो डिटरमाइन हो गया और फार्म को क्या करना पड़ेगा, फार्म को बस टेक करना पड़ेगा। तो फार्म प्राइस टेकर कर रहा है। देखो प्राइस तो तीन ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे क्वांटिटी कम बेचो ज्यादा बेचो फर्क नहीं पड़ता, एक क्वांटिटी बेचो या 5 क्वांटिटी बेचो, प्राइस तो तीन ही रहेगा ना सर। हेलो, Yes, sir. इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन कर दिया आपको, चाहे आप क्वांटिटी 1 यूनिट बेचो चाहे आप 5 क्वांटिटी बेचो, प्राइस तो डिटरमाइन हो गया। तो अगर प्राइस डिटरमाइन हो गया तो आपका सप्लाई अगर देखो आप, प्राइस 3, क्वांटिटी सोल्ड 1, सप्लाई क्वांटिटी कितना हो गया 3, आपका एवरेज रेवेन्यू कैसे पता चलेगा। मतलब ये जो फार्म वाला है अपना जो भाई साहब है ये कितना रेवेन्यू कमाएगा कैसे पता चलेगा। टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, टोटल जितना रेवेन्यू कमाएगा और कितना क्वांटिटी सेल कर रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो टोटल रेवेन्यू कैसे पता चलेगा, पी इंटू क्यू करो सर। क्या करे, पी इंटू क्यू ना, पी इंटू क्यू करने से टोटल रेवेन्यू आता है और डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कर दो। तो पी सॉरी प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना हो गया 3, मतलब मैं कहना चाहता हूँ 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कितना है 1 1, तो एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया सर आपका 3। फिर से बोल रहा हूँ सुनो सर, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अरे सर रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल है ना बड़ा। आप दुकान लगा के बैठे हो, कोई भी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का दाम 3 टका है, अगर 5 प्रोडक्ट बेचोगे तो 15 रुपया आपने कमाया, दिस इज योर रेवेन्यू, यस और नो। रेवेन्यू मतलब सेल Yes, प्राइस sir. है ना, सिंपल है ना। हाँ बोलो सर, बोलो बोलो सर, कोई डाउट किसी को, रेवेन्यू का मतलब, एनी डाउट, डाउट है तो पूछ सकते हो। टोटल रेवेन्यू का मतलब समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो सर। किसी को डाउट नहीं है ना, वो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं सर। तो ओके सर, तो टोटल रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, 3 टका करके प्रोडक्ट का प्राइस है और 5 यूनिट बेच रहे हो तो टोटल 15 हो गया आपका। तो जब 15 आपका टोटल रेवेन्यू हो रहा है उसको क्वांटिटी से डिवाइड करो ना, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, तो 15 बाई 5, फिर भी आपका एवरेज रेवेन्यू 3 है। यहाँ पर भी आप करो, एवरेज रेवेन्यू अगेन 3 है, यहाँ पर भी करो 3 ही रहेगा, यहाँ पर भी 3 ही रहेगा। मतलब ये परफेक्ट मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि उसका प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम ही होने वाला है। प्रोडक्ट का प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होने वाला है, मतलब एवरेज में वो कितना रेवेन्यू कमाएगा वो सेम रहने वाला है। ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का कैरेक्टर है सर, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का कैरेक्टर है। तो और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब होता है सर चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सर कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे बोलो तो, टोटल रेवेन्यू में चेंजेस ढूंढना है तो टोटल रेवेन्यू का चेंजेस कैसे पता चलेगा, टोटल रेवेन्यू का चेंजेस कैसे पता चलेगा, ये कैलकुलेट करके बताओ सर कोई मुझे, कैसे 3 आया ये, एनीवन, आयन थोड़ा हेल्प करना मुझे। कौन सा सर? मार्जिनल रेवेन्यू 3 कैसे आया, डेल्टा टीआर बाई डेल्टा क्यू बताना होगा। भूलेगा चीज, না না না, এ তো বল তাহলে। অ্যাভারেজ রেভিনিউ থেকে টোটাল রেভিনিউটা বের করেছি, মানে তো কি বলে
সাপ্লাই ইনটু প্রাইস হচ্ছে গিয়ে টোটাল, हाँ তো টোটাল রেভিনিউ আর এটা দুটো কোয়ান্টিটি, মানে ফার্স্ট কোয়ান্টিটি তো চেঞ্জ আর মানে জিরো থেকেই হচ্ছে, তো ওটা 3/1 মানে ওরকম করে চেঞ্জ ইন করে 3 আসছে। हाँ, दैट मीन्स सप्लाई 3 से कितना हो रहा है ये 6 ना, सप्लाई हम्म। यूनिट से ही हो जाएगा, रेवेन्यू का हाँ, चेंजेस हाँ। सप्लाई यूनिट से ही पता चल 6 जाएगा। माइनस 3/2 माइनस बेसिकली 1। हाँ, चेंज इन रेवेन्यू मतलब पहले 3 टका मिल रहा था, 3 into 1 हाँ, करके प्राइस इंटू क्वांटिटी करके मुझे कितना मिल रहा 6 था, 3 into 1 करके 3 मिल रहा था ये फर्स्ट में, फिर सेकंड में मैं 3 into 2 करके मुझे कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है ना, फिर थर्ड में 3 into 3 करके मुझे 9 मिल रहा है। अब चेंज देखो आप, टोटल रेवेन्यू का चेंजेस देखो, फर्स्ट में रेवेन्यू था 3, उसके बाद 6, तो अल्टीमेटली आपका चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, पहला केस में 3 है ना, 3 से 6 का चेंज कितना हो गया, Yes. पहले में तो जब कुछ नहीं था तब 3 ही था, फिर 3 से 6 का चेंज 3, 6 से 9 का, 6 से 9 का चेंज 3 एंड 9 से 12 का चेंज 3। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल चेंज इन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी का चेंजेस देखो 1 से 2 का चेंज 1, 2 से 3 का चेंज 1, 3 से 4 का चेंज 1, 4 से 5 का चेंज 1, तो दैट इज क्वांटिटी का चेंजेस। मतलब हर बार मेरा क्वांटिटी चेंज हो रहा है एक एक करके, और हर बार मेरा जो रेवेन्यू है वो भी मेरा স্যার 3 এখানে যে बोल। সাপ্লাইটা তো রুপিস হবে না, মানে ইউনিটস যে এখানে তো প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি সাপ্লাই, ওটা রেভিনিউ মানে টোটাল রেভিনিউ তো ওটা সাপ্লাই রেখেছেন। हाँ एक्चुअली ये इसलिए रखा गया है, देख प्राइस है ये मेरा ये सप्लाई है इन द सेंस क्वांटिटी सोल्ड है, तो 3 into 1 तो टोटल सप्लाई इतना यूनिट का सप्लाई कर रहा है, मतलब 3 into 1 करके, हाँ आप बोल सकते हो इसको रुपीस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं হ্যাঁ है, ওটাই, আমি সাপ্লাই দেখে আমি টোটাল রেভিনিউ দেখতে পাচ্ছি না, তাই আমি ফার্স্ট इसको तुम रुपीस में भी बोल सकते हो एग्जैक्टली হ্যাঁ ঠিক আছে। तो तुम टोटल इतना यूनिट का तुम बेच रहे हो, इसको तुम रुपीस में भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि 3 into 1 करके आपका पहला रेवेन्यू था 3, फिर सेकंड में जब आपका रेवेन्यू 6 हुआ, तो कितना रेंज रेवेन्यू चेंजेस हुआ 6 का, मतलब टोटल रेवेन्यू हो गया 6, 3 से 6 का चेंज हो गया आपका 3 का चेंज, और क्वांटिटी चेंज हो गया आपका 1 का, तो बेसिकली 3/1 करके आपका हो गया 3। हर बार करके देखो आपको हर बार वही मिलेगा। 6 से 9 का चेंजेस करके देखो, 6 से 9 3 का चेंज है, और 2 से 3 1 का चेंज है, तो आप हर बार करोगे तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू 3 ही आएगा। एक्चुअली मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ही होता है टोटल रेवेन्यू में चेंजेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का चेंजेस, टोटल रेवेन्यू का चेंजेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का चेंजेस, तो कितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है और कितना रेवेन्यू चेंज हो रहा है, मतलब हर बार क्वांटिटी चेंज करने के कारण, हर बार सेल क्वांटिटी चेंज करने के कारण आपका रेवेन्यू में जो बदलाव आता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। हर बार आपका सेल क्वांटिटी चेंज होने के कारण आपका रेवेन्यू में जो चेंजेस आता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। इसलिए इसको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला में दिया गया सर, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो ये हो गया 3, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का कैरेक्टर है सर। तो क्या प्रूफ क्या हुआ सर, प्रूफ क्या हुआ देखो, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है, हाँ सर, हाँ वेरी गुड सर, प्राइस इक्वल्स टू ही हो गया एवरेज रेवेन्यू, उसी का मतलब हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, उसी का मतलब हो गया उसका डिमांड ग्राफ भी, वही उसका डिमांड भी होता है, वही उसका डिमांड भी होता है। बोलो सर सभी को समझ आ रहा है कि ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का कॉन्सेप्ट? कोई डाउट है तो पूछ लो सर। नो सर। नो डाउट या फिर डाउट है, बोलो। देखो सर ये ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, जिनको थोड़ा डाउट है वो ग्राफ से और क्लियर हो जाए। अच्छा देखो सर, जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये जैसे हम लोग बचपन में ग्राफ पेपर से यूज करते थे। अब क्या करना है सर, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अवर डिटर्मिनेशन, मतलब इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, और प्राइस मेकर ने क्या प्राइस डिटरमाइन किया सर, मुझे हेल्प कीजिएगा थोड़ा, आप लोग अभी अभी समझे। प्राइस मेकर ने क्या प्राइस डिटरमाइन किया, बोलो सर। इंडस्ट्री ने पार्ले जी का क्या दाम डिसाइड किया? 3 3 सर, ठीक है सर, तो 3 टका दाम डिसाइड किया मार्केट ने, मतलब इंडस्ट्री ने। अब देखो आपके पास प्रोडक्ट का प्राइस का रेंज क्या है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ओके, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन 1 2 3 4 5,
मैक्सिमम 5 तक जा सकते हो। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दाम 5 रहेगा तब डिमांड तो कम रहेगा ना, क्योंकि ज्यादा दाम में लोग लेगा कि कम दाम में लेगा, जो डिमांड करने वाले होते हैं। डिमांड करने वाले हमेशा क्या करते हैं सर, दाम ज्यादा दाम में वो कम लेना चाहता है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब दाम 5 टका है, अब यहीं पर देख लो, जब दाम 5 टका है तब वो 10 यूनिट लेने के लिए रेडी। जब दाम 4 टका थोड़ा अपना डिमांड को बढ़ा रहा है। जब दाम 3 टका तब डिमांड को 30 यूनिट्स किया। जब दाम 2 टका तब डिमांड 40 यूनिट्स कर रहा है। और जब दाम 1 टका तब डिमांड को 50 यूनिट्स कर रहा है। आप लोगों ने देखा सर? हेलो? Yes, sir. तो अल्टीमेटली ये हो गया डिमांड ग्राफ हमारा। आप सिर्फ ये वाला डिमांड ग्राफ को ख्याल करो, दिस इज योर डिमांड ग्राफ। ये जो लाइन मेरा निकला है ना, अब आपको बस क्या करना है, ये डिमांड लाइन को ड्रॉ करना है, जो ऑलरेडी किया हुआ है। मैं तो बस उसके ऊपर आपको दिखा दिया, ठीक है। आपका डिमांड लाइन बन गया, ठीक है। अब आराम से बाकी जो उसको आप मतलब हटा सकते हो। अब आपको सप्लाई करना है। सप्लाई मतलब जो बेचने वाले हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सप्लाई वाले क्या सोचते हैं कि मैं ज्यादा दाम में ज्यादा बेचूंगा, वो सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट में लाया जा रहा है, इक्विलिब्रियम करना है सर। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। अब सप्लायर क्या सोच रहा है, सोचो। सप्लायर बोल रहा है कि ये तो ओरिजिन है ही उसका। अब वो सोच रहा है कि मैं जब दाम ज्यादा रहेगा मैं ज्यादा दाम में ज्यादा बेचूंगा। मतलब सप्लायर का मानना है कि जब दाम 5 टका तो मैं 50 यूनिट सेल करने के लिए राजी हूं। जब दाम 4 टका तो मेरा सप्लाई कम हो जाएगा, बिकॉज इतना कम दाम बेच के मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इतना कम दाम में बेच के मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। किसी भी बिजनेसमैन की तरह सोचो, आपको 2 सेकंड नहीं लगेगा बात को समझने में। जब दाम 3 टका तो वो अपना यूनिट और कम कर दिया। जब दाम 2 टका तब उसने अपना 20 यूनिट्स बेचने के लिए रेडी हो गया। और जब दाम 1 टका हुआ तब 10 यूनिट बेचने के लिए रेडी हो गया। अब बस कनेक्ट कर दो सर, बस एक एक पॉइंट को कनेक्ट कर दो, बन गया सप्लाई कर्व। ये रहा डिमांड और ये रहा सप्लाई। याद रखना डिमांड हमेशा डाउनवर्ड होता है और सप्लाई हमेशा अपवर्ड होता है। बाकी बेसिक्स में तो चर्चा चलेगा डिमांड सप्लाई का स्पेसिफिकली। अब सवाल क्या है सर, सवाल ये है कि डिमांड सप्लाई दोनों अपना अपना लड़ाई लड़ा, लेकिन जीता कौन सर? जीता मार्केट। 3 टका में प्राइस डिटरमाइन हुआ। इस पर्टिकुलर पॉइंट में इक्विलिब्रियम आया सर। इंडस्ट्री प्राइस मेकर बन गया और जो फार्म है उसको यही 3 टका दाम लेके अपना बिजनेस को करने के लिए रेडी होना पड़ा। ये फार्म का डिमांड का मतलब फार्म का एरिया है, ठीक है। ये जो दूसरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ये फार्म का एरिया है। इस एरिया में फार्म क्या बोल रहा है कि भाई प्राइस 3 टका है और हम लोगों ने अभी डिसाइड करके आया सर, अभी हम लोगों ने देखा कैलकुलेट करके एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, एवरीथिंग, ठीक है। मतलब फार्म का डिमांड क्या हो गया अल्टीमेटली 3 टका। जो 3 टका पार्ले जी का दाम फार्म को मानना पड़ा। फार्म अपने से कोई अलग डिमांड नहीं कर पाया। फार्म अपने से कोई डिमांड नहीं कर पाया तो 3 टका प्राइस में जो फार्म का एवरेज रेवेन्यू, वही फार्म का मार्जिनल रेवेन्यू, वही फार्म का प्राइस और अल्टीमेटली वही उसका डिमांड। ओके, तो ये होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का डिमांड कर्व का कैरेक्टर। ठीक है सर, बोलो यहां तक अगर समझ आया तो फिर मैं आगे बात कर सकता हूं आप लोगों से कि क्यों ऐसा हुआ। हम लोग Yes, sir. स्टैटिस्टिकली भी देखा, हम लोगों ने स्टैटिस्टिकली भी देखा और ग्राफिकली भी देखा और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। जिन लोगों को डिमांड सप्लाई में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर टफ लग रहा है, डोंट वरी सर, बेसिक में डिमांड सप्लाई एकदम बेसिक से होगा तो वहां पर समझ फिर से आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर हुआ कि इंडस्ट्री और फार्म के बीच में लड़ाई चलता है और उस लड़ाई में किस तरह से एवरेज प्राइस को, मार्केट का प्राइस, प्रोडक्ट का दाम बनाया जाता है। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में भी चर्चा किया था, बट आज भी मुझे बोलना जरूरी था। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म। अब सवाल है कि चलो सर मार्केट डिसाइड कर दिया, मतलब इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया और फार्म ने भी डिसाइड कर लिया, मतलब जो इंडस्ट्री ने बोला वो फार्म ने माना, है ना। इसलिए क्या कहते हैं सर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट को? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में फार्म हो जाता है प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री हो जाता है प्राइस मेकर।
अब ये प्राइस मेकर और टेकर के बीच में अब फार्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? बेचारा इंडस्ट्री तो ठीक है सर, बट फार्म के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। इसका इक्विलिब्रियम को लेके हमें सोचना पड़ेगा, इसका इक्विलिब्रियम को लेके, मतलब इसको कहाँ समानता मिलेगा। बिजनेस को तो बैलेंस रखना पड़ेगा ना सर, बिजनेस को तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो वही बैलेंस कैसे रहेगा बिजनेस? नहीं तो सर वही होता है ना, जो जिस चीज का बैलेंस ना हो वो क्या होता है, डूबता है कि नहीं डूबता? बोलो सर, जिस चीज का बैलेंस नहीं होता वो डूबता है, यस और नो? यस सर। हमारे Yes, सभी sir. के लाइफ में। आप लोग कभी बोट में चढ़े हो सर? लॉन्च में, जहाज में, बोट में, या छोटा सा नौका में भी चढ़े होंगे? हाँ सर, चढ़े हाँ हो? सर। थोड़ा बैलेंस बिगड़ा, क्या होगा सर? उल्टे जावे। एग्जैक्टली मतलब ये मैं आपको दिखाता हूँ सर, छोटा सा एक बोट ले लो, बोट इन गैंजेस। चलो हमारे गंगा रिवर में बोट देखते हैं, मिलेगा सर? हाँ क्यों नहीं मिलेगा, अरे क्या गजब का है एकदम। ये बनारस का घाट है, हमारा कलकत्ता में भी है। सोचो कि ये अगर उलट गया तो क्या होगा। सवारी तो बहुत मजे से कर रहा है, लेकिन ये अभी इक्विलिब्रियम में है ना सर, ये अभी इक्विलिब्रियम में है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो सवाई डूब बे। एकदम सर, ठीक है। तो आप ये चीज एकदम इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये बनारस के घाट हो या फिर कोलकाता में हो, ठीक है, हर जगह में बैलेंस तो बोट को करना ही पड़ता है, समुद्र में हो जहां भी हो। तो हमें बिजनेस का नैया भी इसी तरह से बैलेंस करना होगा। किस तरह का बिजनेस? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन, चलो सर ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को सुनना। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फार्म फेसेस हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू कर्व। सर हम लोगों ने अभी अभी देखा, इसको हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं ना? ओ सर बोलो, ये जो फार्म का डिमांड कर्व है, ये फार्म है ना, ये वाला, ये फार्म का लाइन है सर, ये डिमांड कर्व है फार्म का। तो क्या इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं? दो कॉन्सेप्ट होता है ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, है ना। वर्टिकल मतलब ऐसा होगा, लेकिन ये जो डिमांड का बना है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में, उसका डिमांड का हॉरिजॉन्टल बना है सर, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो इसका प्राइस है वही उसका रेवेन्यू है, वही उसका मार्जिनल रेवेन्यू है, वही उसका डिमांड का भी बन गया। अब इसी को प्रूफ करना है सर, ऐसा है तो क्यों है, मतलब परफेक्ट हर चीज का अलग अलग बैलेंसिंग होगा ना। जैसे बोट का बैलेंस अलग होगा, जहाज का बैलेंस अलग होगा, लॉन्च का बैलेंस अलग होगा, वैसा ही परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का बैलेंस अलग होगा। दूसरा और भी बिजनेस टाइप है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, आई विल डिस्कस एवरीथिंग सर, मार्केट का चैप्टर है, ऑब्वियसली थोड़ा लेवल ऑफ डिस्कशन होगा। बेसिकली हम लोग बिजनेस करना सीखेंगे सर। ओके देखो, लाइन को समझो, एक एक लाइन में जान छुपा हुआ है सर। अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म फेसेस हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। सिंस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म सेल्स एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस, मतलब एक्स्ट्रा आउटपुट सेल करता है लेकिन प्राइस सेम रहता है। मतलब आप पार्ले जी बिस्कुट बेच रहे हो, बेचो सर, पार्ले जी बिस्किट्स बेचने में क्या प्रॉब्लम है? 3 टका प्राइस है, एक पैकेट बेचो, 3 टका प्राइस है, 5 पैकेट बेचो, क्या प्रॉब्लम है? बट आपका एवरेज रेवेन्यू तो सेम ही रहेगा। हाँ सर, 3 टका पैकेट का प्राइस है, 1 यूनिट बेच के 3 टका आया, 5 यूनिट बेच के 15 आया। लेकिन अगर मैं एवरेज रेवेन्यू पूछूं तो क्या बोलोगे? 3/1 3, 15/3, 15/5 3, यही बोलोगे ना? Yes, sir. हर केस में 3 आएगा। तो सिंस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म सेल्स एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड्स विथ एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये दोनों के साथ कोइंसाइड होता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कोइंसाइड होगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सर कॉस्ट क्या होता है बोलो तो किसी भी बिजनेस का? कॉस्ट का मतलब क्या? खर्चा ना, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, बेसिकली कॉस्ट मतलब बिजनेस का एक्सपेंस। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में मार्जिनल कॉस्ट यू शेप होता है। सर क्यों यू शेप होता है? डोंट वरी, आता हूं। नाउ इन ऑर्डर टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम रहना है, फर्म विल कंपेयर मार्जिनल कॉस्ट विद मार्जिनल रेवेन्यू। एक बिजनेस को इक्विलिब्रियम रहना है तो कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ इक्विलिब्रियम रहना पड़ेगा। जैसे
ये नदी में जो नौका है इसको पानी के साथ और बोट का जो वेट है, मतलब पानी का वेट, मतलब इस वाटर का वेट और इस बोट का वेट, दोनों को इक्विलिब्रियम करना पड़ता है। यस और नो सर? जस्ट 2 मिनट Yes, में sir. बताओ, है ना? नदी Yes, का sir. अपना वेट है, इस नदी का जो पानी है इसका अपना वेट है। ज्यादा डीप होगा तो ज्यादा वेट, कम डीप होगा तो कम वेट। ऐसा होता है कि नहीं होता? मुझे इतना साइंस नहीं पता इसका, बट इतना तो समझ आता है कि अगर ज्यादा डीप होगा तो नौका को थोड़ा सुविधा भी होता है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, इसको बैलेंस करना ही पड़ता है, इसको बैलेंस करना ही पड़ता है। ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। एग्जैक्टली अगर कॉम्पिटिटिव बिजनेस को भी बैलेंस करना हो, पता नहीं ये नदी का फॉर्मूला आज मेरे दिमाग में कैसे आया, आप लोगों को समझ में ज्यादा आया है कि कम आया, आई डोंट नो सर, मुझे लगता है ज्यादा आ गया होगा, क्योंकि मैं ये कभी पहले नहीं सोचा था। अभी अभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे को याद आया कि ये नदी वाला एग्जाम्पल अच्छा हो सकता है। जो भी हो, अल्टीमेट बात है कि समझ आना जरूरी है। क्या कहते हैं कि अगर बिजनेस को इक्विलिब्रियम बनाना है तो फार्म क्या करेगा? फार्म मतलब बिजनेस, फार्म मतलब बिजनेस। आप अपने आप को क्या सोचोगे? बिजनेसमैन सोचो। जस्ट फील दैट यू आर अ बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन। ओके, फार्म विल कंपेयर मार्जिनल कॉस्ट विद मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब बिजनेस का जो चेंज इन रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू का जो चेंजेस है क्वांटिटी के साथ साथ, और टोटल कॉस्ट का जो चेंजेस है टोटल मतलब यूनिट के चेंजेस के साथ साथ। सिंपल बात है, बिजनेस कर रहे हो तो एक्सपेंस और रेवेन्यू तो बनता जाएगा, तो इन दोनों में कंपेयर करेगा। इट विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब बिजनेस को तब तक आउटपुट देना चाहिए एट विच इट इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट और इनकरिंग मिनिमम लॉस। ऑब्वियसली ना, मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा और मिनिमम लॉस करेगा। ये हर बिजनेसमैन का क्या होता है सर? क्या होता है हर बिजनेसमैन का? Objective, main हाँ aim, सर, aim और एम, objective. ऑब्जेक्टिव। सिंपल है, ये देखो सर, मैंने आप लोगों के लिए ये अकाउंट्स है सर, अकाउंट्स देख के अभी आप लोग पागल मत हो जाना, मेरे को पागल नहीं बनाना है आप लोगों को। लेकिन सर मैं आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस का एक डेटा दिखाने वाला हूँ। जस्ट लुक हियर, एक सेकेंड, मुझे अदानी मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे अदानी मिल गया, चलो अदानी दिखाते हैं। इनके बारे में बहुत सुने होंगे आप लोग, बहुत फेमस बिजनेस बना है, रिसेंट ट्रेंड में बहुत प्रॉफिट भी दिया है। Yes, sir. Our company intends to emerge the world's largest private port company by 2030। पोर्ट बिजनेस करता है सर अदानी, पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सब बताऊंगा कभी, कोई बात नहीं सर, इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते सभी चीजों में बात होगा। ये अदानी का, ये मैं स्टॉक मार्केट क्लास में डिस्कस करता हूँ सर, स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इंटर और फाइनल लेवल के क्लास में डिस्कस होता है ज्यादा। तो सर मैं क्या उसी लेवल का चर्चा करूंगा आप लोगों से? अरे नहीं सर, उतना डिटेल्स में जाऊंगा तो आप लोग बोलोगे सर आप पागल हो गए। मैं क्या बताऊंगा फिर? मैं तो बस आपको बिजनेस का रेवेन्यू और एक्सपेंस का एक डेटा आपको शो करूंगा। हर बिजनेस के एनुअल रिपोर्ट में उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। आप लोग अकाउंटेंट बनोगे, है ना सर? आप लोगों को अकाउंट्स पता होगा, आप बिजनेस के बारे में जानोगे तो आपको ये सब जानना पड़ेगा। तो मुझे जाना पड़ेगा पेज नंबर 314 के आसपास में, जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चलो सर 2 सेकंड में विजिट करके आते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ चलो सर, अदानी घूम के आए सर, एकदम मजा आ गया। ये अदानी है, जानते हो ना, गौतम अदानी। कहाँ चला गया इनका इमेज? अभी आया था, अरे ये वाला बंदा, दिस इज द पर्सन सर, गौतम अदानी। करेंट डेट में वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसमैन बना है, वर्ल्ड का, लास्ट 2021 के अंदर। छोड़ो सर, ये बड़ा हुआ है हमें क्या? अरे सर ये बड़ा हुआ है तो हमें भी बड़ा किया है, जो भी अदानी में इन्वेस्ट वगैरह किया है ना, उन सभी को बड़ा आदमी बनाया। सर कैसे? अरे उसका भी प्रूफ है ना, देखो, अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसका शेयर प्राइस एक साल में देखना कहाँ से कहाँ पहुंचा है। एक शेयर का प्राइस था सर 350 में, अभी चल रहा है 700 समथिंग। 350 से शेयर का प्राइस, हम लोग एक साल से ही हम लोग क्लास में डिस्कस कर ही रहे हैं, कंपनी बहुत दूर जाने वाला है, तो बहुत सारे लोगों का होल्डिंग भी है। तो 350 से शेयर का प्राइस 700, अभी थोड़ा कुछ दिनों में कम हुआ है, थोड़ा सा आप देख सकते हो डाउन गया है, तो 800 समथिंग चला गया था। ठीक है, तो कंपनी एक साल में पर शेयर में ऑलमोस्ट 500 का प्रॉफिट दिया है, एक शेयर में 500, मजाक नहीं है सर। सर शेयर मार्केट क्यों बता रहे हो? सर इकोनॉमी का मिरर है, शेयर मार्केट इज द मिरर ऑफ आवर इकोनॉमी, इसलिए कभी कभी बताता रहता हूँ। सर इन्वेस्ट करना के लिए बोलते हो क्या? अरे नहीं सर, इन्वेस्ट करना ना करना वो तो अलग बात, उसमें क्या है, आप लोग अभी छोटे हो, अभी कहाँ से इन्वेस्ट करोगे?
जस्ट अ सेकेंड सर, कहाँ चला गया मेरा अदानी का रिपोर्ट? इधर आ गया। चलो सर, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहुंच रहे हैं। कहाँ चला गया? मेरा को चाहिए पीएल चाहिए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग तो अकाउंट्स वगैरह किए ही होंगे सर, करते भी होंगे, तो मुझे बस आपको वही अकाउंट शो करना है। जस्ट अ सेकेंड सर, मिल जाएगा मिल जाएगा। रोज ही यूज करता हूँ, किंतु बहुत बड़ा है सर, 550 पेज का है, इसलिए कई बार थोड़ा सा ये मिल गया सर। मतलब कर्सर सा ना निकल जाता है बाहर, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये बैलेंस शीट है, हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है सर सभी को? यस सर। ओके सर, देखो क्या दिख रहा होगा आप लोगों को? अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसी का प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ना इजीली समझ जाओ, ताकि मुझे ज्यादा टाइम ना लेना पड़े। ऐसे अदानी का बिजनेस कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं है, बट रेवेन्यू एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट तो समझ जाओगे ना, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, और आप यहाँ पर चेक करो, इसका रेवेन्यू देखो सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर इनकम देखो। ये बिजनेस ने इनकम किया, ये बिजनेस ने इनकम किया। इनकम किया ऑलमोस्ट 6,643 करोड़ 2021 के एंड पे, ठीक है, मार्च 31 के एंड पे। और बिजनेस ने एक्सपेंस किया 3,733.82 करोड़। बिजनेस ने प्रॉफिट किया सर 2,909 करोड़ का, 2,909। उसके बाद टैक्स वगैरह दिया, उसके बाद सरकार को टैक्स दिया, प्रॉफिट से टैक्स देना पड़ता है। टैक्स वगैरह देने के बाद बिजनेस के पास ऑलमोस्ट 1,927 करोड़ का प्रॉफिट अवेलेबल है। ये 2020-21 का प्रॉफिट है सर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? किसी भी बिजनेसमैन का ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यस और नो सर? यस सर। यस सर। अदानी इस बिजनेस में, अपने पोर्ट बिजनेस में, पोर्ट क्यों, हर बिजनेस में कर रहा है ये। अब सवाल यही है कि ये जो रेवेन्यू और इनकम के बीच में जो एक्सपेंस मतलब कॉस्ट, ठीक है, एक्सपेंस मींस जो हम लोग इकोनॉमिक्स में कॉस्ट बोलते हैं, उसको अकाउंट्स में एक्सपेंस बोलते हैं सर। और जो हम लोग वहां पर रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी रेवेन्यू बोलते हैं, बट इन अकाउंट्स में उसको इनकम बोला जाता है। तो अल्टीमेटली आपने जो देखना था वो देख लिया। अब चलो सर, मेरा काम खत्म, रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो गया आप लोगों का, बिजनेस का रेवेन्यू और एक्सपेंस का डेटा को कैसे देखने हैं आप लोग समझ जाओगे। तब इकोनॉमिक्स भी आपको पानी जैसा लगेगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर कभी कोई पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा भी नहीं है ना, उसे भी समझ आ रहा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जैसे सोविक का इकोनॉमिक्स नहीं था, आई नो, क्या सोविक को समझ आ रहा है? सोविक हाँ सर। समझ आ रहा है, मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि बाकी को भी आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ध्यान से सुनो। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड विद एवरेज रेवेन्यू कर्व, एंड मार्जिनल cost curve is U-shaped. Now, in order to be in equilibrium, the firm will compare marginal cost with marginal revenue. It will be in equilibrium at the level of output at which it is earning maximum profit. जब बिजनेस मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा, जैसे करंट लेवल में अगर आप देखो तो अदानी प्रॉफिट कर रहा है और मिनिमम लॉस कर रहा है, अदानी पोर्ट एंड का जो बिजनेस है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सर, लेकिन सर अदानी का बिजनेस कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं है। कॉम्पिटिटिव बिजनेस लाइक सब्जी वाले, ग्रोसरी वाले, फ्रूट्स वाले, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव बिजनेस में एक्चुअली सर ये सब्जी वाले का डेटा थोड़ी ना मुझे मिलेगा, इसलिए मैं आपको अदानी का दिखाया। सब्जी वाले का डेटा कहाँ से मिलेगा मुझे बताओ आप, ठीक है। हाँ सर, ओके। तो मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर बिजनेस को इक्विलिब्रियम रहना है, मतलब नौका को अगर डूबना नहीं है, तो फिर एटलीस्ट कॉस्ट और रेवेन्यू को इक्वल रहना पड़ेगा। कॉमन सेंस क्या बताते हैं आपको? कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल रहना पड़ेगा, ये सर नो? यस सर। मतलब जितना खर्चा हो रहा है कम से कम उतना तो आ जाए रेवेन्यू के तौर पे। और क्या बताते हैं सर? मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। मतलब कॉस्ट को हमेशा नीचे ही रखना चाहिए। क्यों? बिजनेस का कॉस्ट अगर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए,
बिजनेस का कॉस्ट अगर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तब तो बिजनेस के लिए खतरा है ना सर। ये सर नो, Yes, sir. बिजनेस का कॉस्ट अगर बिजनेस के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो बिजनेस के लिए खतरा है कि नहीं है, बताओ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो सर, अब यही ग्राफ को हम लोग इतना देर से हम लोग ये सब पॉइंट तो समझ ही चुके थे, अब बस इसी को हम लोग कंक्लूजन करेंगे। इंडस्ट्री कौन है? प्राइस मेकर है। प्राइस क्या है पार्ले जी का? 3 टका, 3 रुपीज। अब प्राइस तो डिटरमाइन कर ही दिया था इंडस्ट्री ने, और इक्विलिब्रियम प्राइस मिल भी गया था 3 टका में। यहाँ पर और भी है, 5 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है, बट मार्केट क्या डिसाइड किया इंडस्ट्री कि 3 को करना चाहिए, बिकॉज उसमें बायर और सेलर दोनों खुश, बायर और सेलर दोनों खुश। अब ऐसे हालत में फार्म को क्या किस तरह से इक्विलिब्रियम मिल रहा है? देखो, ये देखो सर, ये मार्जिनल कॉस्ट है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हर बिजनेस के स्टार्टिंग में, आप लोग मुझे एक चीज बताओ, बिजनेस जब शुरू होता है क्या शुरू में ही बिजनेस प्रॉफिट कर लेता है? स्टार्टिंग में आप दुकान No, शॉप sir. ओपन करते हो, स्टार्टिंग में जब आप शॉप ओपन करते हो No, sir. तो फिर आपका कॉस्ट ज्यादा होता होगा, ये सर नो? No, sir. हाँ चिराग, चिराग मुझे बता सकते हैं, चिराग बिजनेस संभालते हैं, बोलो चिराग। हाँ और भी सर। कोई, और भी कोई बिजनेस करता होगा उसे भी समझ में आ जाएगा। अगर हाँ। मानो कि ये आपका वेजिटेबल शॉप है और ये आप आज इसको आप ओपन कर रहे हो, इस दुकान को सजाने में अभी आपका रेवेन्यू कुछ नहीं आया, लेकिन कॉस्ट तो हो चुका होगा, Yes, sir. कॉस्ट हाँ तो हो सर। चुका होगा। कम से कम हाँ। कितना अमाउंट का पैसा डाला होगा इस बिजनेस में? 4-5 लाख का माल तो होगा ना सर? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, ऑलमोस्ट हाँ। 5 लाख का सामान है इसके अंदर, उससे ज्यादा का होगा सर। उससे ज्यादा का होगा, शॉप का हाँ रेंट भी सर। है, है ना? तो स्टार्टिंग में बिजनेस में कॉस्ट ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे जब सेल होना चालू होता है, रेवेन्यू आना चालू होता है, कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना? कॉस्ट कम होता जाएगा, ये सर नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस। देखो सर, अब ग्राफ देखो सर, इमेजिन कर सकते हो सर, विजुअलाइज होगा आपको आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने विजुअलाइज होगा, गारंटी है सर। नहीं होगा तभी वो नहीं हो सकता जब आप करना नहीं चाहोगे। जस्ट इमेजिन सर, मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे कम हो गया। अब स्टार्ट, फिर देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके ये वाला, इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलते सर, जब स्टार्टिंग में होते दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये तो बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब एक्चुअली इसको भी ना कटिंग, कोई कोई सोचता है ये कटिंग है, नहीं सर, दिस इज नॉट द कटिंग, ये कट नहीं कर रहा है, ये तो बस बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहा है। इसीलिए कार्ब तो पहले ऊपर से नीचे से आएगा, ठीक है? 5 लाख का कॉस्ट लगाया आपने बिजनेस पे, फिर धीरे धीरे वो कॉस्ट आपका कवर करेगा, कवर करके फिर आपका कॉस्ट एकदम बिलो लेवल में आएगा। जब कॉस्ट बिलो तब आपका रेवेन्यू ज्यादा, ये रेवेन्यू है ना, ये डिमांड, ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है इसमें रेवेन्यू भी हमें दिख रहा होगा, Yes. है ना? ये रेवेन्यू है ना, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड एंड रेवेन्यू प्राइस सब एक ही है ना। ये तो हम लोग 5 मिनट पहले ही प्रूफ करके आए थे। क्या रे आयन, सही बोल रहा हो कि नहीं? बोल। हाँ सर बोलो, कोई तो बोलो हाँ ना, अरे आप लोगों का हाँ ना मेरे लिए हाँ जान की सर। तरह। ओके सर। Yes, हाँ sir. तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में एवरेज रेवेन्यू आपका डिमांड कब होता है? मतलब रेवेन्यू है, मतलब डिमांड ही आपका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू देखो यहाँ पर, जब आपका कॉस्ट नीचे है तब आपका रेवेन्यू ऊपर है, और एक सर्टेन टाइम के बाद आपका कॉस्ट लाइन जो है वो रेवेन्यू को नीचे से कट करेगा। मतलब इसका कट करने का स्टाइल ना कुछ ऐसा होगा, सिंपल बात है। ऊपर वाला काट नहीं है, नीचे वाला कट जो कट है ये वाला, ऐसा ये जो कट कर रहा है ना, ये वाला। ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर में जो लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर चुके हो इससे पहले, ठीक है, जिनको नहीं हुआ वो बाद में करेगा। ये कौन है सर, बाहुबली और कटप्पा में कौन है? जिनको पता है बाहुबली कटप्पा बोलो। कॉस्ट मामा कौन है? भागना। हाँ, अरे मामा भागना नहीं, बाहुबली कटप्पा का रिलेशन याद है जिन लोगों ने किया था थ्योरी ऑफ कॉस्ट? किसी को तो याद होगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट का। कटप्पा है। हाँ, कटप्पा कौन है? मार्जिनल कॉस्ट। अरे सर देखो सर, Yes, sir. हाँ सर। कटप्पा और बाहुबली का इमेज अगर आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, ये वाला ग्राफ। जस्ट एक सेकेंड, बाहुबली, अरे कहाँ है बाहुबली? बाहुबली कटप्पा का फोटो देखो,
लुक एट दिस इमेज सर, ये वाला इमेज को देखो, ये बाहुबली है, ये सॉरी ये बाहुबली है और ये कटप्पा है। कटप्पा कहाँ से कट कर रहा है बाहुबली को? नीचे से कि ऊपर से? नीचे से। नीचे से। एग्जैक्टली जैसे कटप्पा बाहुबली को नीचे से कट किया, वैसा ही हमारे इस केस में भी मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू को नीचे से कट करेगा। याद रहेगा सर? बोलो। हाँ यस सर। सर। ये सब सर मैं बस आप लोगों को याद रखने के लिए बोलता हूँ, मेरा और कोई इरादा नहीं होता सर। ठीक है, चाहे आप कटप्पा बाहुबली को जानो ना जानो क्या फर्क पड़ता है, बट जस्ट फॉर योर रिमेम्बरिंग पर्पस, जस्ट फॉर योर रिमेम्बरिंग पर्पस, ताकि आपको याद रहे। तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया हमारा कटप्पा, और कटप्पा ने बाहुबली को, बाहुबली मतलब रेवेन्यू सर, रेवेन्यू को काटना है तो नीचे से काटना पड़ेगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉस्ट रेवेन्यू को काटता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस और कॉस्ट भी इक्वल हो जाता है, प्राइस और कॉस्ट भी इक्वल हो जाता है। सिंपल कहना है सर, अगर प्राइस और कॉस्ट इक्वल लेवल में है तो बिजनेस चल सकता है, मतलब एटलीस्ट बैलेंस है। अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाए, अगर कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट अगर प्राइस से ज्यादा हो जाए, जैसे इस पॉइंट में आके कॉस्ट ज्यादा हो गया, हाँ सर, जब क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो कॉस्ट ज्यादा हो रहा है प्राइस से, तो ऐसे केसेस में बिजनेस को लॉस का सामना करना पड़ता है। यस और नो? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सभी को? मैं सभी को पूछ रहा हूँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट प्रूव हुआ सर। हाँ, तो इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा फार्म को? अगर फार्म को इक्विलिब्रियम रहना है तो फार्म को कितना देर तक बिजनेस में प्रोडक्शन चलाना है? जब तक इसका कॉस्ट और प्राइस इक्वल है तब तक वो इक्विलिब्रियम है। अगर कॉस्ट प्राइस को निकल गया, अगर कॉस्ट प्राइस को खा गया, तब बिजनेस धीरे धीरे से मतलब रिस्की पोजिशंस में आ जाएगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। Since additional units adds more to cost than to revenue, profits are maximum only at the point where marginal revenue and marginal cost equal है। मतलब बिजनेस के लिए अगर आप सोचो, जिस पॉइंट में जाके बिजनेस का रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल हो गया, इसका मतलब बिजनेस अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लिया। जिस पॉइंट में आके बिजनेस का रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल हो गया, इसका मतलब यही होता है कि बिजनेस अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट इनकम कर लिया है। ठीक है, मतलब थोड़ा लंबा खेला हम लोगों ने। ठीक है, तो कंसिडर ये जो फिगर हम लोगों ने देखा, ये जो ग्राफ हम लोगों ने देखा, जहां पर ये डीडी क्या है, डीडी एंड एसएस, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ये तो आप लोगों ने पहले ही देख चुका। ये इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, विच इक्विलिब्रियम टू सेट मार्केट प्राइस ओपी, मार्केट प्राइस को ओपी लेवल में सेट किया 3 टाका में, है ना। द फर्म ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री अडॉप्ट्स ओपी प्राइस एज गिवन एंड कंसिडर्स पी लाइन, ये प्राइस का जो लाइन है, ये लाइन डिमांड ऑफ दी डिमांड कर्व भी है, एवरेज रेवेन्यू पे है, परफेक्टली इलास्टिक एट पी at all the units or prices to the same level. Marginal revenue is horizontal line equal to average revenue line. जो average revenue है वही marginal revenue है। Note that marginal cost curve cuts the Amor curve at 2 places. एक T में काटा और एक E में काटा, एक T में काटा और एक E में काटा। मैं पहले ही बोल चुका आप लोग, but T cannot be the position of equilibrium because ये तो business का starting है, इसमें क्या equilibrium सर? business चला ही नहीं, equilibrium मतलब नौका घाट से निकला नहीं, नौका घाट से निकला ही नहीं, आप इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हो। पहले तो नौका को घाट पे मतलब जाने तो दो थोड़ा सा बीच, मतलब बीच गंगा में, जब तक नौका मिडिल ऑफ गंगा में नहीं पहुंचता तब तक आप इक्विलिब्रियम क्या फील करोगे? पहाड़ किनारे में रह के तो सेफ ही फील होगा ना सर। हेलो, किनारे में रह के हाँ तो सर। सेफ फीलिंग ही आएगा। तो घाट, इसको तो गंगा के बीच में जाने दो, तब तो समझोगे कितना इक्विलिब्रियम है। तो इसीलिए जो टी है हमारा, इसको इग्नोर कर सकते हो आप। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर समझना है तो ई को समझना पड़ेगा सर। ठीक है, इसीलिए एमसी कर्व कटिंग द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, ऑलवेज एमसी हमेशा एमआर को नीचे से ही कट करेगा। बिजनेस अगर है, चल रहा है, तो नीचे से ही कट करेगा। बोलो सर, बोलो, कोई डाउट है? बोलो सर। नो सर। बहुत सारा थ्योरी No, यूज किया sir. मैंने। थैंक यू सर। बोलो रौनक, फिर हमारा रेशमा, नेहा,
मान्नान, चिराग, आयन, सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो। एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? आया है। नो सर। सर बोलो। No, sir. ओके सर। अगर आप लोग प्रीवियस क्लास ना करके भी जो लोग समझ गया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, बट फिर भी बोलूंगा सर, एक बार प्रीवियस क्लास जरूर करना, ठीक है? क्योंकि वहां पर मैंने थोड़ा और डिटेल्स में बता के रखा, तो डोंट मिस। ओके सृजिता बोझा जाच्छे, सृजिता? ओके सर। हाँ सर। ओके अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके रौनक मुझे पूछ रहा था तू कि सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन समझ में नहीं आया, ठीक है? अरे कैसे समझेगा, क्योंकि तब तो मैंने समझाया नहीं था। अब समझ में आएगा। अब देखो, अब बिजनेस तो दो ही तरीके से चल सकता है, या तो आप शॉर्ट पीरियड के लिए बिजनेस चलाओ, या तो आप लॉन्ग पीरियड के लिए, है ना सर? या तो लॉन्ग टर्म में होगा सर, लॉन्ग टर्म इन द सेंस सर, अगर आप मतलब समझो कि सपोज आप फुचका स्टॉल लगाते हो, बिजनेस टू बिजनेस वैरी करेगा। एक फुचका स्टॉल के लिए लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है? 6 मंथ्स। छोटा सा स्टॉल रास्ते के साइड में, 6 मंथ्स को 6 मंथ्स अगर बिजनेस चल गया, 6 मंथ्स का बाद लॉन्ग टर्म बोलेंगे, और 6 मंथ से इधर लेस देन 6 मंथ तो शॉर्ट टर्म बोलेंगे। वैसा ही अगर कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री हो, अगर कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री हो, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म मतलब क्या हो जाएगा? 5 साल कम से कम। जैसे एक फैक्ट्री दिखाते हैं सर, रिलायंस का फैक्ट्री देखे आप लोगों ने कभी? जामनगर जाते हैं सर, 31 किलोमीटर का फैक्ट्री है सर ओवरऑल, मतलब एक पूरा कोलकाता आ सकता है। 31 स्क्वायर किलोमीटर का फैक्ट्री है। क्या बोल रहे हो सर, आपका दिमाग खराब हो गया होगा? नहीं सर, मेरा दिमाग एकदम खराब नहीं हुआ, एकदम पूरा का पूरा रियल फैक्ट बता रहा हूँ। ये जो फैक्ट्री का एरिया देख रहे हैं ना सर आप लोग, ये रिलायंस का फैक्ट्री का एरिया है, जामनगर गुजरात में है, ठीक है? ये फैक्ट्री क्या 6 महीने में बिजनेस कर लेगा जब स्टार्ट किया था? हाँ सर, No, no, sir. कम से कम 5 साल तो देना पड़ेगा आपको, है ना? कम से कम 5 साल दो, तभी इसका बिजनेस का क्या हाल हकीकत है समझ में आएगा। तो डिपेंड ऑन द बिजनेस साइज, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है, डिपेंडिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है? ये पेट्रोल रिफाइनरी है सर, ये पेट्रोल का रिफाइनरी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये भी बता के रखूं आपको, वर्ल्ड लार्जेस्ट है। जनरल नॉलेज भी हो गया सर। ओके सर, अब देखो सर, शॉर्ट रन में एक बिजनेस को इक्विलिब्रियम कब मिलता है? लेकिन सर क्या रिलायंस का फैक्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी? नहीं सर, हम तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, तो हमारे लिए सब्जी वाले हैं सर। हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, मछली वाले, मिठाई वाले, जिनका बिजनेस लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर से होता है। फटाफट देख लो सर, फार्म इज इन इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में व्हेन इट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। Maximize its profits defined as the difference between total cost and total revenue. The equilibrium of the firm may be shown in two ways. Business का जो short run equilibrium है, दो तरीके से दिखा जा सकता है, either by using total revenue and total cost curve or by using marginal revenue और marginal cost curve. सर ये marginal और total का फर्क जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उनको थोड़ा बेसिक क्लास में वेट करना पड़ेगा। बेसिक्स में मैं ये मार्जिन और टोटल का फर्क बताऊंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल इतना जरूर समझ सकते हो, रेवेन्यू मतलब अर्निंग और कॉस्ट मतलब खर्चा, इतना तो समझ ही सकते हो। अब मार्जिनल और टोटल में क्या फर्क है, उसके लिए जिनका बेसिक नहीं हुआ वो थोड़ा दिक्कत करेगा, बट बाकी लोग समझ सकते हो। ओके सर, तो आइदर बाय यूजिंग टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व या फिर यूजिंग मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। हम लोग यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए अगर शॉर्ट रन में फर्म को इक्विलिब्रियम होना है। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से इक्वल या फिर ज्यादा होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि फर्म इक्विलिब्रियम है। अगर उल्टा हो गया, अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम हो गया तो, अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम हो गया तो इक्विलिब्रियम रहेगा सर। प्रोडक्ट का प्राइस अगर कॉस्ट से कम हो गया, एवरेज कॉस्ट से भी कम हो जाए, तो फिर बिजनेस के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। याद रखिएगा सर,
एवरेज अगर आपको शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम करना है तो ये तीनों कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा. इन द शॉर्ट रन competitive depending upon its average cost conditions firm may earn following. चलो देखते हैं. एवरेज कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके फर्म 3 तरह का अर्निंग करता है सर. किस तरह का अर्निंग? 3 तरह का अर्निंग. या तो जबरदस्त प्रॉफिट करेगा, मतलब शॉर्ट पीरियड में आया और एकदम धमाका कर दिया. शॉर्ट पीरियड में आया और धमाका कर दिया, सुपर प्रॉफिट. सर एक एग्जांपल दे सकते हो सुपर प्रॉफिट शॉर्ट पीरियड का? सर जाम व्यवसा. जाम व्यवसा, ठीक है, वो लास्ट क्लास में जाम व्यवसा बोल दिया था. आज कुछ उल्टा बोलो. जामुन का बिजनेस लास्ट क्लास में बोल दिया था. आज कुछ दूसरा एग्जांपल दो. शॉर्ट पीरियड में बम्पर प्रॉफिट. अरे बताओ. सर सीजनेड व्यवसा तो है. ऑब्वियसली सीजन बिजनेस. नाम बताओ. सर मैंगो से भी तो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट. हाँ ठीक है, मैंगो भी चलेगा, मैंगो भी चलेगा. बट मैंगो फिर भी क्या है कि मैंगो थोड़ा चलता है, 3 महीना तो चल ही जाता है. उससे भी कम टाइम में मार्केट में बहुत प्रॉफिट होता है. सर एफएमसीजी. हाँ सर. सर लीची सर. अरे फ्रूट्स छोड़ो, पटाखा बोलो. सही है कि नहीं है बोलो. मेरा एग्जांपल सही है कि नहीं है? आप लोग गलत नहीं हो. आई एम जस्ट आस्किंग कि पटाखा का जो बिजनेस होता है दिवाली के टाइम पे, क्या ये बम्पर प्रॉफिट नहीं करता? हाँ सर. हाँ सर करता सर है. शादी सीजन भी. सीजन ठीक है, बट ये सभी के लिए है ना. शादी कब कहाँ होगा उस पर डिपेंड करता है. शादी इज ऑल्सो ओके, बट आई एम जस्ट आस्किंग कि पटाखा मार्केट शॉर्ट पीरियड का है. कितना दिन का चलता है सर पटाखा मार्केट? 1 मंथ भाई चलता नहीं है पूरा का पूरा. 2 वीक्स हार्डली. 2-3 सप्ताह सर. हाँ हार्डली 2-3 सप्ताह है ना. क्या क्या सब मिलता है. ये अपने कोलकाता में एक जगह है, तेरे को तो पता होगा सोभिक, तेरे 12वीं से हाँ सामने सर. है. लुंगी. চাম- लुंगी भी हाँ? নুঙ্গি তো কলকাতা আছে. আমার हाँ. এখানে আছে স্যার চাম্পাহাটি আছে. चंपाहाटी. यस चंपाहाटी. यस चंपाहाटी. सर कभी मत जाना चंपाहाटी, इलीगल बुमा बनता है. सही बोला ना? हाँ सर. मत जाना चंपाहाटी. कोई कोई जाता है, पुलिस पकड़ता है सर. হ্যাঁ पुलिस স্যার আমাকে पकड़ता है. অনেকবার ধরেছিল পুলিশ. एग्जैक्टली. ठीक है सर. चलो तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? सुपर प्रॉफिट बिजनेस शॉर्ट रन में कर ही लेता है. व्हेन फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इट एवरेज रेवेन्यू आर मोर देन इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट. इसका मतलब रेवेन्यू कॉस्ट से कहीं गुना ज्यादा करेगा शॉर्ट रन में. सुपर प्रॉफिट ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोला जाता है, या फिर इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है. आप याद रखिएगा सर, पटाखा बिजनेस बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हाई फाई प्रॉफिट देता है. ठीक है, लेकिन सर पटाखा बिजनेस तो इससे ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं. अब बात हो जाते है सर वेजिटेबल बिजनेस का. वेजिटेबल बिजनेस को तो लंबा टिकना होता है, तो वो अगर थोड़ा लंबा टिक जाए तो वो नॉर्मल प्रॉफिट ही करेगा. When the firm just meets its average total cost, it's earned normal profits, and this normal profit is included in average total cost. That means normal profit is normal rate of return on capital and the remuneration for the risk bearing function of the entrepreneur. मतलब आपको लंबा टिकने के लिए लंबा टिकना होगा. शॉर्ट रन में भी आपको लंबा टिकना होगा, मतलब कम से कम 1 साल तो बिजनेस करना ही होगा. 1 साल तो बिजनेस करके दिखाओ शॉर्ट पीरियड में भी, तब समझेंगे कि आपके दम है कि नहीं. तो अगर शॉर्ट पीरियड में अगर आप रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल लेवल में मेंटेन कर पाते हो, ठीक है, इसके आपका एंटरप्रेन्योर दम चाहिए. एंटरप्रेन्योर समझते हो, जो रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं सर. ठीक है, तो इसको इकोनॉमिक का समझ होना चाहिए और एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट का समझ होना चाहिए. चाहे आप पढ़ा लिखा बिजनेसमैन हो या बिना पढ़ा लिखा. ठीक है, चाहे नॉर्मल वाव मोमो मतलब वाव मोमो का बड़ा शॉप बनाओ या फिर छोटा सा मोमो का स्टॉल दो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट रन के अंदर थोड़ा लंबा खेल गए तो फिर आप एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट को मेंटेन कर लोगे. इसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं. जब आप लोग कॉस्टिंग करोगे तब आप लोग पढ़ोगे सर ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में. मैम के पास पढ़ोगे, मेरे पास भी पढ़ोगे, फाइनेंस में मैम कॉस्ट कराएंगे जब आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ोगे. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन.
मतलब बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं किया और लॉस में भी नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल फार्म। क्या बोलते हैं सर इसको? मार्जिनल फार्म। नो लॉस नो प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट तो करेगा ही नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल फार्म। ये ऐसा देखने में होता है सर, ऐसा देखने में होता है। आप लोग सब कोई देख पा रहे हो सर? यस सर। यस सर। ये देखो सर, ये बिजनेस का प्राइस है। मतलब एक प्राइस तो डिटरमाइन पहले ही हो गया ना, अब प्राइस तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इंडस्ट्री डिसाइड किया। अब इसका एवरेज कॉस्ट, दिस इज द एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज द रेवेन्यू। अच्छा, कॉस्ट के अंदर क्या क्या हो गया? एसएमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, और एसी मतलब एवरेज कॉस्ट, एस मतलब शॉर्ट, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज इन कॉस्ट, और एसी मतलब एवरेज कॉस्ट, ओके। और एस मतलब शॉर्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, दोनों मिला के हो गया टोटल कॉस्ट, और ये अपना बन गया एवरेज रेवेन्यू। तो आप एक चीज देख सकते हो सर, दोनों केस में ये इक्विलिब्रियम इस पॉइंट में, मतलब एवरेज कॉस्ट भी इसको टच करके निकल रहा है, और एसएमसी मार्जिनल कॉस्ट भी ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट भी इसके बराबर है, इसको टच करके ही निकल रहा है। मतलब ये जो पोजीशन बिजनेस को मिल रहा है ना, ये लॉन्ग रन में ही बिजनेस इसको अचीव कर पाता है। लेकिन अगर आप दूसरा दो कार्व को देखो, जैसे कि सुपर प्रॉफिट पे, सुपर प्रॉफिट में क्या हो रहा है? ये आपका प्राइस लाइन है, और आप मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को देखो, आपका कॉस्ट जो दोनों है वो बहुत ज्यादा देर तक नीचे है। जस्ट लुक हियर सर, आपका रेवेन्यू बहुत देर तक ऊपर तक है ना। आपका कॉस्ट का लाइन बहुत देर तक नीचे ज्यादा नहीं है, मतलब बिजनेस को कॉस्ट बहुत कम हुआ यस सर। और रेवेन्यू बहुत ज्यादा हुआ। दैट मीन्स ये पटाखा बिजनेस है, शॉर्ट रन में बहुत हाई फाई प्रॉफिट करके निकल गए, और आपने इक्विलिब्रियम भी अचीव कर लिया, ठीक है, सुपर प्रॉफिट कर लिया आपने। लेकिन ये वाला ग्राफ देखो, इसमें एक बराबर का हिस्सेदारी हुआ है, इसमें एक बराबर का मतलब आपका रेवेन्यू भी चल रहा है, आपका कॉस्ट भी, दोनों हिस्सों में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चाहे एवरेज कॉस्ट देखो या मार्जिनल कॉस्ट देखो। सर फिर लॉस कहाँ हो रहा है? ये आपका आउटपुट है ना, मतलब आप कितना आउटपुट सेल कर रहे हो, कितना क्वांटिटी आप बेच रहे हो, दैट इज आउटपुट एरिया। और सर लॉस कब कर लोगे आप? सर लॉस आपका तब हो रहा है जब आप, जस्ट लुक हियर सर, प्राइस लाइन तो पहले से ही फिक्स्ड है, क्योंकि मार्केट ने डिसाइड कर लिया, इंडस्ट्री ने। अब आप लॉस देखो, अब आपका रेवेन्यू नीचे रह गया और आपका दोनों कॉस्ट ऊपर ही है। ये थोड़ा सा पहले था, ठीक है, लेकिन उसके बाद नीचे ऊपर ही रह गया, मतलब एवरेज कॉस्ट भी ऊपर और मार्जिनल कॉस्ट भी एक टाइम नीचे था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नीचे था सर, बट उसके बाद ये भी ज्यादा हो गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपका कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो आप बिजनेस पे लॉस खा गए सर। और ये जो लाइन है सर, प्राइस PB AE, ये जो जगह बना है, ये टोटली आपका लॉस का जगह बना है। मतलब ये कॉस्ट और ये रेवेन्यू जो गैप क्रिएट किया है आपका, आप समझ सकते हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका कॉस्ट दोनों लाइन इधर है, ये आपका रेवेन्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी, यहाँ से यहाँ तक का जर्नी, यहाँ से यहाँ तक का जर्नी, ये जो एरिया है दिस इज योर लॉस एरिया। अब इस पे आप अमाउंट पुट करो तो अमाउंट आ जाएगा। सिंपल बात है कि बिजनेस यहाँ पर लॉस खा गया, मतलब रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट से बिजनेस का रेवेन्यू कम हो गया सर, तभी बिजनेस को लॉस का सामना करना पड़ा। मतलब ऐसे सिचुएशंस में ज्यादा देर तक रहेगा तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक तो लॉस नहीं खा सकते ना सर। क्या आप ज्यादा देर तक लॉस सहन कर सकते हो सर? नो सर। एग्जैक्टली, तो इन दैट केस आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। बस यही है सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का सिचुएशन। ग्राफ को प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, ऑर्डर भी है कि प्लीज घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड सर द फाइनल पॉइंट एकदम इजी है, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन को मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में एक बार जरूर बताऊंगा, आज तो फिर आपको मैं ग्राफ से ही बता दे रहा हूँ एक बार। लॉन्ग रन में फार्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही करता है, इसलिए आप देख सकते हो एस के जगह एल बैठ गया, ठीक है। लॉन्ग रन में शॉर्ट रन भी आता है ना? हाँ सर, अरे लॉन्ग रन में शॉर्ट रन भी आएगा, ये सर नो? यस शॉर्ट सर। में, शॉर्ट में तो लॉन्ग नहीं आ सकता, बट लॉन्ग के अंदर शॉर्ट भी आता है, इसीलिए प्राइस तो पहले से ही डिटरमाइन है, ओके। अब जितना भी आउटपुट आप बेचो ना क्यों, क्या फर्क पड़ता है,
लॉन्ग रन में तो अब अगर आप टिक गए तो नॉर्मली प्रॉफिट होगा। लॉन्ग रन में एक बार टिक गए तो प्रॉफिट नॉर्मली होगा। और नॉर्मल होने के पीछे रीजन क्या है आप देख सकते हो, सारा का सारा कॉस्ट लाइन एवरेज रेवेन्यू लाइन को टच करके जाएगा, मतलब टच करके निकल रहा है। ठीक है, जैसे दिल को टच करता है ना, वैसा ही रेवेन्यू और कॉस्ट एक दूसरे को टच करके है, मतलब कोई किसी को छोड़ के ज्यादा आगे पीछे नहीं हो रहा है, ताकि बिजनेस नॉर्मल रहे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सब्जी वाले लोग क्या लॉन्ग रन में बहुत प्रॉफिट कर लेता है सर? टेल मी सर, सब्जी वाले फ्रूट्स वाले लॉन्ग रन में बहुत प्रॉफिट कर लेगा कि नॉर्मल बिजनेस करेगा? नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल। यस सर, शॉर्ट लॉन्ग रन में नॉर्मल बिजनेस करेगा, ठीक ठाक, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत गुजारा चल जाएगा इन लोगों का, गुजारा अच्छे से चल जाएगा अगर ठीक ठाक कर लिया तो। उसी के अंदर कोई थोड़ा अच्छा कोई थोड़ा कम, बट लॉन्ग रन में ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, यही है बिजनेस का कॉन्सेप्ट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है LAR मतलब लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री तो डिटरमाइन कर ही दिया है। तो ग्राफ तो मैंने पहले भी सिखा के रखा आपको, नेक्स्ट दिन मैं थोड़ा सा इसको भी ड्रॉ करना सिखा दूंगा, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। अगर शॉर्ट रन समझ गए हैं तो फिर लॉन्ग रन भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर क्या हुआ है सर, यहाँ पर दो शॉर्ट रन है, देखो सर, ये शॉर्ट रन, सॉरी, ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है और ये हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, मार्जिनल जो है ना वो पहले थोड़ा नेगेटिव रहता है। सिमिलरली ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है और ये लॉन्ग रन एवरेज है। एवरेज कभी नेगेटिव नहीं होता, मार्जिनल नेगेटिव रहता है। क्यों सर, वो मैं बेसिक के क्लास में बताऊंगा जिन लोगों का नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है बट एवरेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वाई, ये जिन लोगों का होके रखा है दे नो, बट जिनका नहीं हुआ है उनको मैं बेसिक का जो इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है उसी में सिखाने वाला हूं सर, कि क्यों नेगेटिव दिख रहा है मार्जिनल बट एवरेज क्यों नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये मैं बताऊंगा सर। ये हमेशा याद रखिएगा सर, एवरेज रेवेन्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बट मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है। तो अल्टीमेट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है। और बेसिक के क्लास मिस मत करना, वहां पर हम लोग जो भी पॉइंट आपको अभी समझ नहीं आया वहां मैं डिस्कस करूंगा, और जिनको समझ आ गया है उनको तो पता ही है कि क्यों है। यस सर, तो फिर लॉन्ग रन में बिजनेस को इक्विलिब्रियम कैसे मिला, और लॉन्ग रन में बिजनेस को कैसे लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सब एकदम इक्वल हो गया। ठीक है, तो फिर लॉन्ग रन में फर्म को इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है वी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का सप्लाई साइड देखेंगे सर। कौन सा साइड देखेंगे? सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसके बारे में बात करूंगा मैं। और फिर एक न्यू टाइप ऑफ मोनोपोली बिजनेस जिसको हम लोग कहते हैं मोनोपोली। क्या बोलते हैं सर? मोनोपोली। बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस होगा, ये भी मजा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए घर में आप लोग ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो एरिया मैंने आप लोगों को समझाया इक्विलिब्रियम का, प्लीज एक बार जरूर गो थ्रू करना। जिन लोगों का मार्केट चैप्टर का पुराना क्लास मिस था, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग फिर से एक बार पहले का जो 2 क्लास है उसको जरूर एक बार क्या करना है सर, पहले का जो 2 क्लास है उसको दोनों जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, और फिर आज का क्लास को फिर से एक बार गो थ्रू करना, तो फिर आप लोगों को जो डाउट थोड़ा बहुत भी है क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, वो रेवेन्यू नेगेटिव क्यों है, एवरेज कॉस्ट पॉजिटिव क्यों है, वो मतलब मार्जिनल नेगेटिव में क्यों होता है और एवरेज पॉजिटिव में क्यों होता है, उनमें डाउट जो है वो तो सर बेसिक क्लास करते करते ही एक एक करके मैं समझाऊंगा। ठीक है सर, ये रहा आज का क्लास। कोई डाउट है तो पूछो, और समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। क्या मजा आया समझ के, बिजनेस का कंडीशन समझ के? बोलो ए आयन, बुझा गया Yes, क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके सर। चिराग, आयुष, रेशमा, Yes, sir. रौनक, ओके यस सर। यहाँ से Yes. ओके सर, Thank you, sir. ओके साक्षी, सृजिता Bye, क्लियर sir. ना? ठीक है, हाँ सर विश। हाँ सर ओके क्लियर, आयन, और एक ठीक बार है गो थ्रू करे डाउट्स बार करे बेसिक से। Bye, ओके, sir. ठीक है सर, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो गो थ्रू करने के बाद तो बोल सकता है। Bye, ठीक है sir. सर, ओके सर, टाटा, बाय सर, बाय सर। Thank you, sir. बाय सर, बाय सर, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू, बाय सर। बाय मन्नान, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू रेशमा।